श्रीलंका वाला क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? क्लास के बाद मिलिएगा मेरे से। चलिए, पहले ठीक हो सब? जोर से बोलो ना। थोड़ा सा जब यहाँ आए तो सुस्ताओ नहीं एकदम ऐसे, पहले भी बोला हूँ ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये सब मत करिएगा, रिलैक्स रहिएगा। और सुबह में जब खूब ठंड लगे तो दौड़ के आओ, खूब ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है? तब पूरा देह में जो है जबरदस्त ऊर्जा बना रहेगा। देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा अलर्ट रहो। थोड़ा जो गाना है उसको प्रभावित मत करो कि बच्चों में बुढ़ापा है, बूढ़ों में जवानी है। ये जो गाना आजकल पॉपुलर हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखिएगा ना आज के आपके पापा मम्मी टाइप वो लोग काफी आजकल एक्टिव हो गए हैं, और बेटा बेटी लोग जो है एकदम मसुआ गया हुआ है। समझ में आ रहा है? इसीलिए आजकल बहुत सारा गड़बड़ काम हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिए, मजा आएगा। और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब और अलर्ट रहना चाहिए आपको। ओवरऑल आते हैं, देखो नेपाल शुरू कर रहे हैं। श्रीलंका मैंने इसके पहले वाले क्लास में खत्म कर दिया था। फिर से बोल रहा हूं, मैं पूरा कहानी एक बार बता दे रहा हूं, फिर नोट्स पे आएंगे। ध्यान से समझना। पहले जो मैं कहानी बता रहा हूं उस कहानी को ध्यान से समझ लोगे तो काम आसान हो जाएगा। मैं कितना भी नोट्स ले लूं, कितना भी किताब पढ़ लो, बहुत सारा मार्केट में किताब अवेलेबल है, उससे कुछ नहीं होना जाना है आपका। इसलिए मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ही आपका जो है काम आएगा। और मैंने बार बार बोला कि अगर आप 1 से 1.5 साल तक चुपचाप मेरे क्लास में जो हो रहा है उसको सुन लोगे, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, पूरा चीज जो है मामला आसान हो जाएगा। बाकी उसके बाद आप रीड करते रहो या मत करो, रिवीजन खाली कर लो, उतना सिंपल स्कूल का नियम। जो पढ़ा रहा हूं क्लास में ध्यान से सुनो, घर जाओ जो दिया हूं उसको रिवाइज करो, आराम से फिर मूवी देखो, खेलो, मस्त रहो, फिर आओ वही करो वही करो। 1 साल तक यही रूटीन रखो, चीजें आसान हो जाएंगी। हम सब बड़े होते जाते हैं ना, बार बोला 10th तक ठीक रहते हैं, और जैसे उसके बाद 12th तक भी मामला ठीक रहता है। ग्रेजुएशन में आते आते तक अपन लोग बड़े हो जाते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो हरामखोर वाला काम शुरू कर देते हैं। कोई रूटीन नहीं, कोई नियम नहीं, जब मन तब जैसे सोया हुआ है। ग्रेजुएशन में ले लिया एडमिशन, काय ले लेते हैं एडमिशन की, चलो आराम से एडमिशन ले लेंगे, घूमेंगे कहीं और पढ़ेंगे, और कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए के पाठक ने ठीक कांड किया है। समझ में आ रहा है कि भैया एडमिशन लिए हो तो एडमिशन लेके वहीं पढ़ो। तो थोड़ा सा आपसे बस निवेदन है कि देखो, आईएएस वो नहीं बनता जो बहुत टैलेंटेड होता है, मैंने बार बार बोला है, बार बार बोलता भी रहूंगा। आईएएस वो बनता है जो डिसिप्लिन रहे और कंटिन्यूटी मेंटेन कर ले, बात खत्म। किसी भी तरीके से बर्दाश्त कर ले सिचुएशंस को, नहीं तो जनरल कंपटीशन जिंदाबाद। जनरल कंपटीशन के लोग को कोई मतलब ही नहीं है। 3 महीना खाएगा, 3 महीना पढ़ेगा, फिर 3 महीना घर पे चला जाएगा, फिर वहां गेहूं काटेगा, धान काटेगा, फिर उसमें व्यस्त रहेगा, फिर 3 महीना बाद फिर पढ़ने आ जाएगा, और जीवन भर चलते रहता है। इसीलिए क्या बोला, 27-28 साल में बाल उड़ जाएगा, और उसके बाद ऐसा चंठोक हो जाएगा कि सब लोग साबित कर देंगे 40 साल का हो गया है। और जनरल कंपटीशन का सेट मारने के लिए फिर बाल उड़ा के चलेगा, और ग्रुप डी जिंदाबाद। तो वैसे फेज में ना जाइए, लाइफ में जो है 26-27 साल तक आईएएस बन जाइए तो मजा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेपाल का मैं पूरा स्टोरी पढ़ा दे रहा हूं। नेपाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेपाल में अभी कांड हुआ है। मैंने जितना भी अभी आईआर पढ़ाया सब का सब करंट से रिलेट हो गया है, ये भी अभी रिलेट हो जाएगा। तो पूरा कहानी एक बार ध्यान से सुनना बस, और अलर्ट रहना। पहला देखो, सबसे फर्स्ट अगर इंडिया और नेपाल का रिलेशन का बात करके कैसे रिलेशन है, तो 1-2 नाम है जो बड़े पॉपुलर है। देखो, बुद्धिज्म जो है ना, जो इंडिया में जो बुद्ध भगवान की इज्जत नहीं मिला, बुधवा जो सब कहते थे, वो बुद्धिज्म वर्ल्ड में इतना पॉपुलर हो गया कि आज हम उसके कारण रिलेशन बनाते हैं सारे कंट्री के साथ। भूटान के साथ हमारा बुद्धिज्म का कनेक्शन है। इनफैक्ट हम अगर चाइना के साथ बात करें तब भी बुद्धिज्म का कनेक्शन है। श्रीलंका के साथ क्या है कि नहीं है, है। उसी तरीके से नेपाल के साथ भी है। अगर नेबरिंग जितना भी कंट्री देखोगे सबके साथ है। पाकिस्तान हरामखोर के साथ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पहले ही अपना ही था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, पाकिस्तान किसी का नहीं है, ना बुद्धिज्म का, ना हिंदुइज्म का, ना इस्लामिस्ट का। वहां सेल्फिश प्रजाति ज्यादा पाए जाते हैं। बहरहाल अब देखिए, तो पहला इसमें एक नाम है साक्या क्लान। ये नाम ध्यान रखना, जब जब नेपाल का जिक्र होगा साक्या क्लान का नाम आएगा। पहली बात तो साक्या क्लान जो है बेचारे इतने बड़े बुद्धिस्ट थे, और इन्होंने एक रिलेशन बनाया। देखो, कहा यह जाता है कि साक्या क्लान सिंपल बुद्धिज्म में जो एक पर्टिकुलर प्रवर्तक ही थे, जो नेपाल में जाकर बुद्धिज्म को खूब स्प्रेड किए। क्या सब सुन रहे हो? जोर से बोलिए सर। तो सर लॉजिक क्या है, साक्या क्लान ने बुद्धिज्म सीखा, जैसे मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको पढ़ाना सिखाया। आप आईआर पढ़ लिए, आप किसी अपने गांव में गए, वहां जाकर किसी को आपने पढ़ाना शुरू किया, और हो सकता है मेरे से ज्यादा पॉपुलैरिटी आपने गेन कर लिया हो। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो लॉजिक सेम, साक्या क्लान ने बुद्धिज्म सीखा, नेपाल में गए, वहां पॉपुलैरिटी बढ़ा दिया। तो साक्या क्लान क्या इंडिया से रिलेशन रखते हैं या नहीं रखते हैं? रखते हैं। तो साक्या क्लान बेसिकली वाज ए इंडियन जिसने एक रिलेशन बना दिया नेपाल के साथ, जिसमें कॉमन फैक्टर क्या रहा, बुद्धिज्म। क्या सुन पा रहे हो? रिस्पॉन्स करते रहना, पत्थर मुख मत बनना, हाथ जोड़ के निवेदन है। दूसरा,
750 एडी। ये इसलिए मैंने जिक्र किया है क्योंकि इसका थोड़ा जरूरी है। उस समय तक नेपाल में एक रूल चलता था नेवारीज का। क्या चलता था? नेवारीज। और नेवारीज बेसिकली कोच नहीं थे, इनका कनेक्शन था, ये हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहला नाम क्या है? जोर से बोलो, साक्या क्लान। एकदम रिलैक्स रह के एंजॉय कर लो, साक्या क्लान। दूसरा क्या है? नेवारीज। नेवारीज वो लोग थे जो रूल करते थे और ये हिंदुइज्म थे, लेकिन ये सारे धर्म को बराबर रूप से इज्जत देते थे। मतलब इनमें कोई ऐसा नहीं था कि अपन हिंदू है, अपन बुद्धिज्म है, अपन मुस्लिम है, कुछ नहीं, सारे सेकुलर इधर। लेकिन कुछ कांड चेंज हुआ। 750 से 1750 तक नेवारीज लोगों ने खुशी पूर्वक राज चला लिया नेपाल में। कब से कब तक? बोलते रहना, 750 से 1750 तक। क्लियर है? किसका रूल था? नेवारीज। आगे अगर उसके बाद बात करते हैं तो थोड़ा सा 1846 जमाना मॉडर्न होने को लगा है, तो मॉडर्न होने चला है और इसमें अंग्रेज जो है भरपूर अपना जो है योगदान दे चुका है। 1846 में एक नया रूल स्टार्ट हुआ, वंशवाद वाला। और यहां वंशवाद वाला मतलब क्या है कि मोनार्की आ गया। कौन आ गया? मोनार्की। देखो मोनार्की ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, होगा और था भी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, मोनार्कीज का अब एक दूसरा पहलू देखने को लगेगा कि पहले का जो आदमी था, ध्यान से सुनना, वो शांतिपूर्वक रह रहा था, हिंदुइज्म बुद्धिज्म। अभी आपको नया जो दिखेगा, इसमें एक पोस्ट होता था राणाज का, ध्यान से समझना। और राणाज का रूल इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि वो मुझको राणा जी वाला नहीं है, ध्यान से समझना। ये वाला जो है ये दूसरा है राणाज। तो नेवाड़ीज के बाद जो नया रूलर आ रहा है या नया किंगडम आ रहा है, वो कौन है? राणाज। लेकिन राणाज लोगों में एक खासियत था, इन्होंने भले ही अपना राजा जो है राजा हेड रहेगा, लेकिन इनमें एक पोस्ट होता था पीएम का। और जिनको मैं हिस्ट्री पढ़ाया हूं उसमें भी बताया था कि भले ही चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, एक पोस्ट पीएम का हमेशा होता था, चाहे वो मराठास में हो, चाहे वो इस्लाम में हो। और राजा के बाद जो सबसे ज्यादा वैल्यू होता था उसी का होता था। क्या सुन पा रहे हो? तो लॉजिक क्या है? कुछ वैसा ही राणाज मेन हो गया और राणाज ने एक अपॉइंट किया, और वो अपॉइंट जो है कौन सा पोस्ट होता था? पीएम का पोस्ट। क्लियर है? आगे इसके अकॉर्डिंग ध्यान से समझना, एक नाम है जंग बहादुर कुंवर। दिख पा रहा है? जोर से बोले ना। तो जंग बहादुर कुंवर जो है वो पहले राणाज बने, मतलब राजा के हिसाब से फर्स्ट जंग बहादुर कुंवर। इनका भी नाम मत भूलिएगा। देखो मैं पहले बता देता हूं, इस बार का मेंस में आप लिख के ले लो, नेपाल श्रीलंका पे क्वेश्चन नहीं आया, और इजराइल की जो कहानी बताओ नहीं बता जितना क्वेश्चन आएगा, और आप सितंबर में मेरे से उसके बाद मिलना। मेंस में हुबहू पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा वहां पे। और यही चीज करंट अफेयर में जब पढ़िएगा तो पूरा डिटेल में लिखा रहेगा और सबको लगेगा करंट करंट करंट। करंट से कुछ होना जाना नहीं है, पहले बोल दिया हूं। इसलिए यहां पर डिटेल देख लोगे तो करंट आसान हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना। अच्छा, आज का न्यूज़पेपर आज अगर देखे होगे तो ठीक है, कश्मीर के मुद्दे पे आज पहला फ्रंट पे है, और उसमें फिर बोला गया एक बात कि 370 टेम्पररी आर्टिकल था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि स्पेशल स्टेटस क्यों मिल रहा है जम्मू कश्मीर को, वो भी हर राज्य की तरह वैसा ही है जैसे सब राज्य है। तो कहने का मतलब क्या, 370 हटाना, मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि टेम्पररी था, हटा दिया गया, और प्रेसिडेंट खाली बोल देता तब भी हट जाता, तो कोई बड़ा बात ही नहीं था। इधर सर डायनेस्टिक रूल स्टार्टेड, फिर से बोल रहा हूं, पहला नाम जो इंडिया का नेपाल के साथ रिलेशन बनाया, क्या नाम? साक्या क्लान। दूसरा रूल किसका था? 750 से 1750 तक नेवाड़ीज। और 1846 में कौन आ रहे हैं? राणाज। यानी कि ये जो राणाज आ रहे हैं, इन्होंने अपना एक पोस्ट पीएम का रखा हुआ है, और राणाज में जो पहले बने उनका नाम क्या है? जंग बहादुर कुंवर, फर्स्ट राणाज, मतलब फर्स्ट एक तरह से प्रोविंशियल जो है बना। आगे अब इसी के समय दो चीज हो रहा था, एंग्लो नेपाल वॉर। इधर देखो, हम कब की बात कर रहे हैं? 1846। क्या अंग्रेज ठीक ठाक लेवल पे इंडिया में थे? अरे बढ़िया बना चुके थे, और 1857 वाला तो कांड होने वाला था अभी, सिपाही विद्रोह। तो लॉजिक क्या है, इंडिया में अंग्रेजों का गढ़ जबरदस्त था, और इसका प्रभाव क्या आसपास पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, नेपाल पे भी पड़ेगा। सर अंग्रेज लोग सोचे जब इंडिया पे कब्जा करे लिए, बगल में नेपाली है, कब्जा कर लेते हैं। उनको क्या पता था गोरखा नेपाली इतना मार मारा अंग्रेज को। अब सर इसीलिए अंग्रेज सोचे बाबा ने ये कौन सा टेक्निक सीखा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ट्रीटी ऑफ सगौली, जो सगौली की संधि पढ़ते हैं, उसमें गोरखा नेपाली ने इतना मार मारा अंग्रेज को कि अंग्रेज जो है शॉक हो गए कि कति सीख क्या है रे। अब सर ये जो है गोरखा नेपाली का टेक्निक क्या होता है, उनका वारफेयर टेक्निक अलग होता है, और गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक है, मारा गायब हो गया, मारा गायब हो गया। अब सर अंग्रेज को समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने बोला था
इस दुनिया में दो आदमी से पंगा नहीं लेना है। किससे किससे? एक गोरखा नेपाली से और एक ज्यूज से। दोनों का पिटा पिटा के एकदम पत्थर हो गया है और वो आपको मारेगा ना तो हिला देगा। तो सर अंग्रेज को क्या समझ में आया कि अगर हम गोरखा नेपाली से अगर किसी तरह से जीतना चाहते हैं तो लड़ के नहीं जीत पाएंगे, ध्यान से समझना। इसलिए सोचा क्या कि इसको कंट्रोल कर लो, तो अपने आर्मी में शामिल कर लिया और एक रेजिमेंट बना दिया, गोरखा रेजिमेंट। क्या सुन पा रहे हैं? तो सर अंग्रेज क्या गोरखा नेपाली से बहुत प्रभावित हुए थे कि दुष्प्रभावित हो गए थे? बहुत प्रभावित हुए थे और प्रभावित होकर समझ गए कि पार्टी जो है हमारा काम आएगा। जिस तरीके से अकबर ने दिमाग लगाया था, अकबर ने देखा कि राजपूत लोग जो है बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी है, उससे पार पाना भैया मुश्किल है। तो आर्मी ने, जो अकबर ने क्या किया, राजपूत को अपने आर्मी में शामिल किया और आर्मी में शामिल कर उनका पूरा उपयोग किया और अफगानिस्तान में भेजा लड़ने के लिए। ध्यान से समझना, सेम काम यहां पे कौन किया है? कौन किया है? ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने इधर देखो, एंग्लो नेपाल वार हुआ। एंग्लो शब्द जब भी आएगा मतलब क्या? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। नेपाल वार हुआ एंड उसमें अंग्रेज को काफी नुकसान हुआ क्योंकि गोरखा नेपाली जो है ऐसा मार मारा कि दिमाग खराब हो गया। इसीलिए गोरखा नेपाली को अपनी सेना में रख लिए एंड इनको क्या बोले कि कर्नल और ब्रिगेडियर जैसा पोस्ट जो है दे दिया ताकि गोरखा नेपाली खुश रहे। क्या सुन पा रहे हैं? अब सब देखो इधर, एक ही तरीका है। मिर्जापुर कितने लोग देखे हैं? झूठ नहीं बोलेगा कोई। आप देखो, कोई बताना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें कालीन भैया है। तो कालीन भैया जो है, ध्यान से समझना, रिलेशन इधर ही रखना। जब इधर बताओ तो उधर मत चल जाना। हाँ सर, यहां ध्यान से कनेक्शन रखना। कालीन भैया क्या करता है, जो दो आदमी है, कौन कौन है? दोनों भाई, क्या नाम है? गुड्डू भैया है ना, और एक कौन है? बबलू भैया। देखिए याद है, तो गुड्डू भैया और बबलू भैया, ये दोनों जन मारे रहता है कालीन भैया के बेटा को। अब ध्यान से समझना, कालीन भैया देखो वही आदमी आईएएस बनता है, कालीन भैया टाइप। ये जो है ना, ये जो उसका बेटा का नाम क्या है? उसका भूतनाथ, मुन्ना, जो भी नाम है ध्यान से समझना, कुछ भी नाम है तो मुन्ना भैया शायद नाम है। हाँ, ध्यान से समझना कहानी को भैया, आईएएस में कनेक्ट कर लो। कालीन भैया ही आईएएस बनेंगे, मुन्ना भैया कभी आईएएस नहीं बनेंगे। उसके पीछे कारण नहीं, बात बात में जो है चटिया जाते हैं। ध्यान से समझिए, कालीन भैया क्या कहता है दोनों आदमी को कि एक आदमी जो है वो दिमाग से तेज है, एक आदमी के पास पावर है। ध्यान से समझना, तो दोनों को क्या किया, अपने सेना में शामिल कर लिया और क्या बोला, हमारे पार्टी में हमारे लिए काम करो। लॉजिक क्या है? उसने क्या उसको डायरेक्टली हराया? क्या नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उसको जीत लिया कि नहीं जीत लिया? यस, उसको कंट्रोल कर लिया। अब उसी का गाड़ी उसी के हिसाब से चल रहे हैं। यहां भी अंग्रेजों ने इनको कंट्रोल नहीं किया बल्कि इनको हायर पोस्ट दे दिया। जैसे हायर पोस्ट दे दिया, ये लोग उसके क्या हो गए? लॉयल हो गए। अरे है ना, और लॉयल हो गए, जी हुजूर जी हुजूर। तो गोरखा नेपाली को अगर कंट्रोल करने का कोई तरीका ठीक ठाक सीखा तो कौन है? अंग्रेज। इधर उधर अंग्रेज जो है राजा से एक साथ मिल गया, रानाज से मिल गया, और मिल के दोनों जन जो है आराम से एड़ा बन के पेड़ा खा रहा था। और इन दोनों का रक्षा कौन कर रहा है? गोरखा नेपाली। मतलब बॉडी गार्ड अगर आपका गोरखा नेपाली टाइप हो जाए तो क्या टेंशन है, कहीं चल जाइए आराम से। यानी कि इधर रानाज और अंग्रेज क्या आपस में मिले कि नहीं मिले? मिले। और उनकी रक्षा करने के लिए कौन है? गोरखा नेपाली, और जो सबसे डेंजरस भी है। तो अब इनके पास पूरा सिक्योरिटी हो गया। अब अंग्रेज और नेपाली मतलब कि रानाज दोनों मिलके मस्त लूट रहे थे, पूरा बढ़िया चल रहा था एकदम। लेकिन इस बीच में एक कांड हो जाएगा, और वो कांड ऐसा होगा कि फिर पूरे का पूरा नेपाल का इतिहास ही बदल के रख देगा। और वो कांड देखिए यहां से होगा, देखिए ध्यान से। जो वहां के लोअर लोग थे ना भाई, इधर देखो, एक तरफ का राजा है ब्रिटिशर्स मतलब, और एक तरफ का राजा कौन है? रानाज। दोनों लोग मिल चुके हैं। लोअर आदमी को लग रहा है हमको क्या मिल रहा है। और याद रखो, मैंने बोला है, जब जब कोई आदमी ये सोचे कि हमको क्या मिला, तब तब डेमोक्रेसी का शुरुआत होगा। और इसीलिए लोअर लैंड मिडिल नेपाली लोग को क्या कुछ नहीं मिल रहा था। सो यहां से वे लोग इंडिया की तरफ जाने लगे, और इंडिया की तरफ जाने लगे मतलब ये लगभग 1846 से 1920-30 का बात है। इधर जिस समय इंडिया भी पूरी जोर से विरोध कर रहा था अंग्रेजों का, है ना, अलग अलग आंदोलन चल रहे थे गांधी जी के। और सर वर्ल्ड वार 1 अभी जस्ट खत्म हुआ था, खत्म होने से शुरू हुआ था, खत्म हुआ था। यानी कि वर्ल्ड वार 1 1914 टू 1919 तक, 1819, याद है ना। मतलब इंडिया में खूब सारे आंदोलन हो रहे थे, और आंदोलन भी तीव्र स्तर पे हो रहा था। और उसी समय नेपाली लोग इधर आए, किसके तरफ? इंडिया की तरफ। आज भी देखोगे ना तो नेपाली ज्यादा प्रभावित इंडिया से ही है। वो अलग बात है कि हरामखोर चाइना का एक फैक्टर आ जाएगा, लेकिन सर देख के देखो मैप पे नेपाल कहां है। चाइना भी उससे ठीक ठाक दूरी रखता है, और चाइना का जो बीच का कनेक्शन है वो बहुत
टफ टेरेन है, बहुत टफ रास्ता है। तो मुझे बात बताओ, अगर नेपाल पे अटैक हो तो पहले मदद करने आसानी से कौन जा सकता है? इंडिया की चाइना? इंडिया जा सकता है, क्योंकि रास्ता आसान है। अरे यहाँ तो लोग खेते माए चल जाता है नेपाल। आपको और हमको नेपाल जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गाइए मोटरसाइकिल लगाइए। लॉकडाउन में नहीं सुने थे, कोरा खेते खेते आ गए, खेत खेत नेपाल से आ गए। अब देखो तो लॉजिक क्या है, हमारे लिए ज्यादा इजी है। इधर जैसे ये लोग इंडिया में पहुंचे, देखिए यार ये आंदोलन तो गजब चल रहा है। और इस आंदोलन में एक पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी का कांग्रेस नहीं, बुझा रहा है? अभी का नहीं, पहले क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ध्यान समझना, अभी का कांग्रेस अलग है। जब तक राहुल गांधी रहेंगी तब तक कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं होगा भाई, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसलिए राहुल गांधी जो है, इनको निकालना जरूरी हो गया है। ध्यान से समझिए भैया, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये समझ लीजिएगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं। आईएएस है आप, न्यूट्रल रहिए। जब तक आप आईएएस कर रहे हैं तब तक न्यूट्रल रहिए। किसी पार्टी के समर्थन में अगर आप जाते भी हैं तो आईएएस छोड़ दीजिए, राजनीति करिएगा। मैंने बार बार बोला है कि एज एन आईएएस स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है भैया, किसी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है। कुछ लोग तो पार्टी के नाम पे लड़ उड़ देते हैं, कलरा कलरी सब शुरू कर देते हैं। आप समझ में आ रहे हैं? और ये स्टूडेंट करते हैं। और जानते कौन करता है? ये जनरल कॉम्पिटिशन वाला करता है सब। आईएएस वाला नहीं करेगा, जनरल कॉम्पिटिशन वाला तो बजा लेगा सब। सेट मार रहा था बीजेपी और उधर अपना सेट मारना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने बोला जनरल कॉम्पिटिशन के बच्चों से नफरत है, उसके माइंडसेट से नफरत है। अगर आप जीवन में ऊपर कुछ सोच नहीं पा रहे हैं ना, तो आपका जीवन खत्म है, डेड। पहले ही आपने सोच लिया जनरल कॉम्पिटिशन, मरे हुए हो आप। इसीलिए बोला कि नफरत उसके एटीट्यूड से है, क्योंकि उसका सोचने का तरीका ही वैसा हो जाता है। एक आईएएस के बच्चे से मिलेगा उसमें बहुत डिफरेंस होगा। मैंने बार बार रेलवे के बच्चे से मिलेगा, बहुत डिफरेंस होगा। आईएएस वाला बच्चा संभावना पे रहेगा, यार ये नहीं होता क्या होगा, इससे बड़ा कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और जनरल कॉम्पिटिशन ना हो तो रेलवे दे, ना हो तो चपरासी कलम। अरे इतना नीचे गिरा हुआ थॉट कैसे हो सकता है किसी का? और मोतिहारी में माइंडसेट हुई है, ध्यान से समझना। तो लॉजिक क्या है, ये लोग जैसी है तो आईएनसी के अंदर दो चीज हुआ। मैंने क्या बोला? आईएनसी अभी वाला कांग्रेस की पहले वाला, और वो कांग्रेस एक ही पार्टी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें पूरे इंडिया का रिलेशन था, किसी और का नहीं। कुछ बुझा रहा है? जैसे देखा कि आईएनसी जबरदस्त विरोध कर रहा है, और इस विरोध में नेपाल वाले लोग भी शामिल हो गए। क्यों शामिल हो गए? क्योंकि इनको नफरत था अंग्रेज से भी, क्योंकि अंग्रेज अब राणा से मिलकर दोनों, पहले एक आदमी लूट रहा था, अब दो जन लूट रहे हैं। अब सर ये लोग विरोध में शामिल हो गए। अब विरोध में शामिल हो गए, इनको इतना अच्छा लगा इस अभियान का कि लोग बोले यार जब इंडिया विरोध कर सकते हैं अपन लोग भी कर सकते हैं। गया नेपाल, और नेपाल में जाके बनाया नेपाली कांग्रेस। पार्टी का नाम क्या लगा? नेपाली कांग्रेस। रियल पार्टी आज भी एग्जिस्ट है भैया, नेपाली कांग्रेस का दबदबा है। यानी कि अब मुझे बताइए, नेपाली कांग्रेस इंडियन कांग्रेस से प्रभावित थी या फिर चाइना की कांग्रेस से प्रभावित थी? तो सर इंडियन कांग्रेस से, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से, हाथ छाप नहीं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अब उसके बाद मामला आगे बढ़ा। तो मुझे बताना, अगर मैं ओवरऑल इस पूरे का एक बार आपको कंक्लूड करूं तो दो चीज हुआ। पहला, सबसे फर्स्ट, कि क्या साक्या क्लान का रिलेशन था? यस। दूसरा, रूल ऑफ नेवारीज था? यस। रूल ऑफ नेवारीज के बाद कौन आया? राणाज। राणाज में पीएम का पोस्ट था या नहीं था? था। आगे चलकर फिर दो चीजें हुआ, एंग्लो नेपाल वार हुआ। गोरखा नेपाली जबरदस्त पीटा अंग्रेज को, और जबरदस्त पीटा तो अंग्रेज ने क्या उनको मतलब हार मान लिया, या फिर अंग्रेज ने उनको सैनिक बना लिया? सैनिक बना लिया। और फिर उसके बाद राणाज और अंग्रेज दोनों मिलकर जबरदस्त लुटाई लूटे, और उसका प्रोडक्शन के लिए कौन था? नेपालीज। कौन नेपालीज? गोरखा नेपालीज। और उनको पोस्ट बड़ा बड़ा दे दिया, कर्नल, ब्रिगेडियर ऐसा बना दिया, ताकि वो खुश रहें, और खुश रहकर जो अपना लॉयलिटी पेश करते रहे। यहां तक डन। जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, इधर देखो, डेमोक्रेसी का बीज हमेशा मिडिल क्लास ही बोएगा, ये ध्यान में रखिएगा। जब भी प्रजातंत्र आएगा उसका जिम्मेदार बड़े लोग या नीचे तबके के लोग नहीं होंगे, मिडिल क्लास होगा। क्योंकि मिडिल क्लास के पास बड़ा समस्या है। मिडिल क्लास चाहता भी है ऊपर जाना, मैंने बार बार बोला, लेकिन ऊपर के लोग भाव नहीं देंगे। नीचे जाना चाहता नहीं है, क्योंकि नीचे के लोग जाएगा तो फिर क्या ही होगा। तो मिडिल क्लास के पास बड़ा समस्या रहता है, इसलिए वो फंसा रहता है। तो जो भी बड़ा आंदोलन होगा उसमें मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। कुछ बुझा रहा है? इसीलिए जब नेपाल का मिडिल क्लास यहां पे आया तो किससे प्रभावित हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रभावित होकर जाकर कौन पार्टी बनाया? बीजेपी, नेपाली कांग्रेस। भैया अलर्ट रहोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो आइए मजा नहीं आएगा। तो पूरा ओवरऑल का सिनेरियो अभी तक ये है, नेपाली कांग्रेस बन चुका है। और नेपाली कांग्रेस किसका विरोध करेगा? राणाज का कि अंग्रेज का? दोनों का करेगा। अरे बुझा रहा है? और नेपाली कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया और बोला कि राजा जो है और ये जो है ये पहले पूरा लूट के रखा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, बस भौकाल टाइट किया हुआ है। असर महेंद्र, राजा महेंद्र का नाम आएगा इसमें। जैसे गांव में महेंद्र का क्या होता है? महिंद्रा नहीं रहता है।
महिंद्रा सुना है, तो वहां पे नाम चेंज हो जाता है, रमेश का रमेशवा हो जाता है। तो लॉजिक क्या है, ओवरऑल अभी आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार नेपाल में डेमोक्रेसी का एक बीज शुरू हुआ है। और बीज किसने स्टार्ट किया है, नेपाली कांग्रेस ने कि रानाज ने? नेपाली कांग्रेस। तो सर फिर से मिडिल क्लास लोग हावी। यहां ध्यान देना, अगर मैं सिर्फ इसको हटाऊं तो इंटरेस्टिंग बात यहां पे 2-3 चीज होगा। नेपाली कांग्रेस जो है घर घर तक जा जाके सबसे वोट मांगना शुरू किया कि हुजूर हमरे के, समझ में आ रहा है? और ये जो है वोट मांगने का प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन उस वोट मांगने में इकट्ठा शुरू क्या किया कि रानाज हमको लूट रहा है, ये सब कुछ काम नहीं कर रहा है, सारा संसाधन बर्बाद कर रहा है, पूरा का पूरा तहस नहस, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। लोग कन्विंस हो गए पूरी तरीके से, और कन्विंस होकर इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन हुआ और नेपाली कांग्रेस इतना भारी मतों से जीत गया। रानाज को लगा यही क्या हुआ रे, जमीन जो है खिसक गया सर। यानी कि मान लो अगर 372 सीट था, उसमें से लगभग 360 और 350 सीट मिल गया अकेले, किसको? नेपाली कांग्रेस को। और ये सर खतरनाक साबित हुआ। इधर ध्यान से देखिएगा, जैसे नेपाली कांग्रेस जीतेगा तो सबसे ज्यादा बुरा किसको लगेगा? राजा को लगेगा नहीं लगेगा? अरे रानाज को लगेगा। अब रानाज क्या चाहेगा कि नेपाली कांग्रेस जो है सत्ता में रहे, या फिर उसको हटाना चाहेगा, और कुछ तिगड़मबाजी कर के फिर से हटा देगा। और नेपाल में आप देखिएगा कि राजा का बार बार जिक्र होगा, बार बार वहां पर राजा का जिक्र होगा, और राजा जो है बार बार चाहेगा कि डेमोक्रेसी ना आए, इस तरीके का वो कांड करना शुरू करेगा। तो अभी हम वापस 1 बाय 1 फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मामला देखेंगे। इधर देखो, यहां तक कि राजा लोग इस लेवल पे गिर चुके हैं कि नेपाली कांग्रेस को मतलब खत्म करने के लिए उन्होंने हर हरकत किया जो कोई कभी नहीं कर सकता था कोई आदमी। वापस फिर पावर में आ जाएंगे वो लोग, लेकिन पावर में आ जाएंगे फिर नेपाली कांग्रेस फिर कुछ दिन बाद तक फिर वापस आ जाएगा। और फाइनली लास्ट में कंक्लूजन ये निकलेगा कि दोनों आदमी तीनों आदमी आपस में लड़ते रहेगा, तले चाइना घुसपैठ मार देगा और वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी आ जाएगा। तो ना एने के ना होने की, इसलिए मैंने बोला घर में जब लड़ाई हो तो आपस में सुलझाना है कि बाहर को बुलाना है आपस में। तो बाहर वाला आएगा तो आपका मजा लेके जाएगा और दोनों का मजा लेगा, बुझा रहा है? इसीलिए इधर ध्यान से देख लीजिएगा। तो अभी तक हम यहां देखे थे क्या, गोरखा ने तो ब्रिटिश आर्मी में भी थे, देन वो भी, इधर देखिए ब्रिटिशर्स अगर रानाज से मिल गया, इसका मतलब ब्रिटिशर्स का आर्मी भी तो रानाज को सपोर्ट करेगा। अरे हाँ या ना? गोरखा नेपाली था ही, ब्रिटिश का आर्मी मिल गया, अब दोनों आदमी सुरक्षित हैं, ना लोअर का लोग कुछ बोल पा रहे हैं ना कुछ ना कहीं। इधर देखिए फाइनली देन ऑफ ब्रिटिशर्स को फेवर, इधर नेपाली कांग्रेस अभी लोगों को इकट्ठा करने में लग गई। देन रानाज काफी इनसिक्योर हो गए, बट एक ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइंड बिटवीन इंडिया एंड रानाज। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर इंडिया और राणा के बीच में ट्रीटी भारत का क्यों साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप? उसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण ये क्योंकि रानाज तो लेजिटिमेट था। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है कि रानाज लोगों जो बहुत सालों से राज कर रहे थे, और नेपाली कांग्रेस तो सर अभी इकट्ठा ही कर रहा था। तो नेपाली कांग्रेस बाद में नाराज हो जाएगा कि आप उससे कैसे मिल गए, हम आपसे प्रभावित हैं, आप रानाज से मिल गए। बोला भाई रानाज से मिले नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियली गवर्नमेंट तो वही चला रहा है, तुम तो भाई अभी नए हो ना, तुम सरकार में आओ, तुमसे बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। किसके बीच में साइन हुआ है? इंडिया और अंग्रेज के बीच में कि नेपाल के बीच में? इंडिया एंड नेपाल। तो इसमें पहला चीज क्या बोला गया, ध्यान से समझो, म्यूचुअल पीस एंड रिस्पेक्ट। अपन शांति की बात करें कि भाई दोनों शांति रखेंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, पाकिस्तान की तरह नहीं, चाइना की तरह नहीं कि शांति के नाम पे जो है अशांति फैला देंगे, इधर आएंगे मीटिंग कराने, पीछे से बंदूक लेके उधर जो है सैनिक को भेज देंगे। ये हरामखोर लोग का है। इधर दूसरा, कोई भी आदमी एक दूसरे के एरिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना हम आपके एरिया में हस्तक्षेप करेंगे ना आप मेरे एरिया में। कुछ बुझा रहा है? थर्ड पॉइंट बोला गया नेशनल ट्रीटमेंट, मतलब कि रेसिडेंस प्रॉपर्टी कोई अगर खरीदने, इधर देखो, अगर कोई इंडिया का आदमी नेपाल में प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, नेपाल का आदमी इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। इस लेवल पे हमारा अंडरस्टैंडिंग था। कुछ बुझा रहा है? अब आगे, हमारा बॉर्डर भी ओपन बॉर्डर है, पहले भी था अभी भी है। ओपन बॉर्डर ट्रीटी में ना आपको वीजा की जरूरत है ना आपको किसी चीज की जरूरत है। क्या बोला? मोटरसाइकिल लगाइए, चुपचाप नेपाल निकल जाइए। बुझा रहे? न्यू ईयर में बहुत सारे लोग उधर चल जाते हैं, कहां गए? विदेश गए रहनी, अब विदेश, समझ में आ रहा है? विदेश का मतलब पता है? 20 किलोमीटर, समझ में? अब जिसका घर रक्सौल के आसपास, तो हर जगह नेपाल, जब पूछे कहा नेपाल मानी, और वैसा चौड़ के बोलेगा, लगेगा बाप रे कहां चल गया, समझ में आ रहा है? फिर कुछ देर बाद बोलेगा कि अरे भाई कहा बगल में है। अब इधर देखना, नेपाल मस्ट
कंसल्ट इंडिया इफ दे इंपोर्ट आर्म्स, क्योंकि नेपाल इज लैंडलॉक्ड कंट्री। ध्यान से समझना, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर इंडिया उसको मदद नहीं करे, इधर देखो, इंडिया ने सिंपल बोला कि जो करना है करो, लेकिन जब तुम हथियार मंगाओगे या कुछ वैसा सेंसिटिव चीज मंगाओगे तो आपको इंडिया को बताना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप आओगे तो इंडिया से होकर ही आओगे, और इंडिया से होकर आओगे तो भाई बदनामी हमारा होगा, और इसलिए आपको बताना पड़ेगा इधर। क्योंकि देखो, चाइना तक रोड से रूट जो है वो बड़ी टफ है, तो इंडिया ही हेल्प कर सकता है नेपाल का वेरी क्विकली। कुछ बुझा रहा है? तो सर चाइना का मदद, सॉरी, अगर नेपाल का मदद करने आएगा तो पहले कौन आएगा, चाइना के इंडिया? तो सर इंडिया प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल है, मतलब रोड के हिसाब से बहुत जल्दी आ जाएगा। आगे इसमें एक आर्टिकल 10 भी डाला गया, इधर देखो, आर्टिकल 10 इस ट्रीटी में कहा गया कि इसमें अगर कुछ भी बदलाव करना चाहते हो तो भैया हम बदलाव कर देंगे, ये ट्रीटी परमानेंट नहीं है। देखो इंडिया कितना अच्छा है, बेचारा सबका ख्याल रखता है, ये भी ख्याल रख रहा है कि तुमको जो है दिक्कत हो तो बता देना, ये इंडियन है। और चाइना वाला के पास क्या होता है, पाकिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं, ट्रीटी जो किया वही मानना है, नहीं माने जाओ, बात खत्म, या तो हमको ज्वाइन करो नहीं तो गॉड को ज्वाइन करो। आप समझ में आ रहा है? और सर इंडिया क्या बेचारा, देखो ये भी बोल रहा है ये है, इज्जत भी करेंगे, सब देंगे, फलाना ढिंगाना, और साथ साथ जब तुमको कुछ दिक्कत होगा तो बताना, उसमें हम बदलाव भी कर देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा पति कहीं मिलेगा नेपाल को? कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए तो राम जी का ससुराल क्या है देखो नेपाल में। तो लॉजिक क्या है इधर, ध्यान से समझना कि राम जी जो है ठीक ठाक आदमी है, और राम जी में सारा गुण है जो यहाँ पे इंडिया के साथ गुण है। मैंने बार बोला कि क्या किसी भी देश का पास्ट मैटर करता है कि नहीं करता है? करता है। तो हमारे देश का इतिहास है रामायण महाभारत टाइप, तो हम लोग इसलिए जो है इमोशनल कंट्रीज हैं, इमोशनल लोग हैं। पाकिस्तान जन्म लिया है लड़ाई से, तो खाली मारपीट का बात करेगा। चाइना भी सिविल वार से ही आया तो मारपीट का ही बात करता है। इजराइल भी वैसे ही आया, मारपीट का बात करेगा। तो लॉजिक ये है कि हम जैसे हैं वैसा ही किसी को ट्रीट करते हैं। मैंने क्या बोला, घर में जो है पहले किसी से मिलिएगा ना, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा, पहले क्या बोलिएगा आप? समझ में आ रहा है? चाइना वाला चिंग पांग पो बोल के निकल जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्या दे रहे हैं आप। कभी उसके भाषा में जाइएगा तो कभी अलग ही लेवल का है वो, आप या कुछ नहीं समझ में आएगा, सीधा बोलेगा निकले। इधर पाकिस्तान का लोग सबको तुम बोलेगा, वहां आप बोलेगा ही नहीं। पाकिस्तान में आपका कोई रियायत नहीं है, पहले तुम ही आता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो हमारा जो है इतिहास बहुत मैटर करता है। ओवरऑल इधर इस ट्रीटी के तहत क्या आपको लगता है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। दूसरी बात, इस ट्रीटी में हमने नेपाल को क्या कहीं से भी कोई जबरदस्ती करी? नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, ना हम कर रहे हैं ना कुछ करने दे रहे हैं। दूसरी बात, आपको जो चाहिए लो, और इसमें बदलाव भी करना है तो बिल्कुल स्वागत है। क्लियर है यहां तक? तो ओवरऑल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप नेपाल और इंडिया के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अच्छी चीज है। तो यहां तक समझ में जिसको आ गया, पहले हाथ खड़े करो, जैकेट वगैरह में से हाथ निकाल कर रखना। हाथ इसलिए भी खड़ा करवा दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो है ऐसा लग रहा है कि पेटे में हाथ घुसा लेंगे। समझ में आ रहा है? घुसा, इसीलिए थोड़ा रिलैक्स रह के जो है काम करिएगा। आपके पास दोनों हाथ उठवाएंगे, नहीं तो एक हाथ ऐसा रख रहा है, एक हाथ उठा ले रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए मजे लेते रहो, आगे आते हैं। अब देखो इधर, नेपालीज कांग्रेस को सबसे ज्यादा बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि भाई हम तुमसे प्रभावित होकर नेपालीज कांग्रेस बना लिए, तुम हरामखोर चले गए किसके पास? रानाज के पास। नेपालीज कांग्रेस ने बोला इधर कि भाई व्हाई इंडिया साइन ट्रीटी विथ रानाज? तो सर इंडिया ने सिंपल बोला कि अभी तक लेजिटिमेट रूलर रानाज ही हैं, तो हम आपसे कैसे मिलेंगे? आगे चलकर फिर दो बातें हुई। नेपालीज काफी बार बोले, ये आगे की सिचुएशन है, लेकिन नेपालीज बार बार बोलते थे हमको सुधार करना है आर्टिकल, इधर हमको इस अमेंडमेंट में सुधार करना है, और आर्टिकल 10 क्या है? सुधार के लिए था। लेकिन जब जब इंडिया पूछता था ठीक है सुधार करना, चलिए क्या करना है बताइए, तो हमको पता नहीं है क्या करना है। अब गजब हाल है भाई, अगर आपको यही नहीं पता क्या सुधार करना है, लेकिन इंडिया बार बार आर्टिकल 10 के तहत ये प्रोसेस ला देता था। 2014 तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन नेपाल को ये पता ही नहीं था कि हमको सुधार क्या लाना है। कुछ लोग आदमी नहीं होते हैं कि हमको तुमसे अलग हो जाना है, या घर में भी होते हैं हमको अलग क्या होना है नहीं पता, बस अलग होना है। उनको कुछ पता नहीं है कि क्यों अलग होना है, क्यों साथ रहना है, बस अलग रहना है। अब ये ऐसे टाइप के जो नमूनाज टाइप लोग मिलते हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। तो लॉजिक क्या है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्यों अलग होना है, क्यों साथ रहना है। अगर रीजन ही क्लियर नहीं है तो मामला क्या है, बेकार है। और मैंने बार बार बोला है, इस दुनिया में संत प्रवृत्ति के आदमी रहिएगा ना, हमेशा लाइफ में ठीक रहिएगा। सेल्फिशनेस रिलेशन में कभी मत रखिए, एकदम ओपन माइंडेड रहिए। और अगर मान लो ना आप किसी, इसलिए बता रहा हूं आपको, लाइफ में बहुत आसान करेगा काम ये। किसी के साथ भी जुड़िए तो इसलिए मत जुड़िए क्योंकि उसमें आपका बेनिफिट है। अगर वो वाकई अच्छा इंसान है
तो आप उससे बस इसलिए जुड़िए कि वो अच्छा इंसान है, साथ रह के ठीक लगता है, इसलिए मत जुड़िए कि इसके साथ जुड़ेंगे, सैलरी है, इसका कमाता है या नौकरी है। अगर इस पर्पज से आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं, आपका रिलेशन ज्यादा दिन तक कभी नहीं चलेगा। और दूसरा, आप जो फ्रस्ट्रेटेड होंगे अलग होंगे। इसलिए इतना रिलेशन जो खराब हो रहा है ना अभी सिचुएशन में, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सब एक दूसरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं। किसी से कोई उम्मीद मत लगाइए। अरे भाई, फक्र भी तो रखो कि प्यार किए हैं तो कम से कम एक तरफा भी तो रखो कि यार हम रखें। इस तरीके का होता ही नहीं है। यहाँ सबका डिमांड अपना अलग है, सबको अपने हिसाब से करना है, और इस हिसाब से आपका लाइफ बेकार हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग रिलेशन में जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो डिमांड बढ़ जाता है उनका। अगर आप रिलेशन में रहकर आईएएस बनना चाहते हैं तो कनिष्क कटारिया टाइप आदमी रहिए, अक्षय जैन टाइप आदमी रहिए, जिसकी गर्लफ्रेंड भी है, जिसका लाइफ पार्टनर भी है, लेकिन मामला क्लियर है, किसी से कोई किसी को प्रैक्टिकली उम्मीद नहीं है, बस इसलिए साथ हैं क्योंकि मजा आता है, रहना अच्छा लगता है। और कोई उम्मीद जब नहीं रखिएगा तो चीजें ठीक लगेंगी, और जब उम्मीद बहुत ज्यादा पाल लीजिएगा ना तो बेकार है। और ऐसा मैं तो मानता ही हूं कि किसी को अगर चाहो तो शिद्दत से चाहो, नहीं तो छोड़ दो। ये घुट घुट वाला काम मत करो कि छोड़ दें रहने दे। शिद्दत से चाहो, किसी को चाहो तो शिद्दत से, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। बाकी अभी का मैंने सलाह ये है कि लवासना में जाके प्यार करना, यहाँ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लवासना में जो प्यार करोगे वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। यहाँ अभी प्यार करोगे बाबूजी, उसके बाद 3 इधर लगाएंगे, 4 उधर लगाएंगे, मामला बड़ा हो जाएगा। और श्रीलेदर और बाटा जो चलेगा सो अलग चलेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अभी जो भी है किसी के साथ रहते हैं तो किसी का कभी भी जो है विश्वासघात मत करिए। मैं बार बार बोलता हूं, बहुत सारे लोग तेज रहते हैं पढ़ने में लेकिन आईएएस नहीं बन पाते हैं, एक कैरेक्टर का मामला होता है। इसलिए किसी के साथ विश्वासघात मत करिए। किसी के साथ अगर है तो साथ रहिए, नहीं बन पा रहा है तो क्लियरली बोलिए, लेकिन धोखा वोखा देने वाला काम मत करिए कि हम तुम्हारे साथ है, साथ रहेंगे। ये आपका रिजल्ट बेकार कर देगा। और मैं इसलिए बात समझाते रहता हूं, सबको लगता है कि पढ़ने से रिजल्ट आता है, बिल्कुल नहीं। पढ़ता सबको ही है, पढ़ने से रिजल्ट आना होता ना तो जनरल कंपटीशन वाला सबका रिजल्ट आ जाता। जो दिन भर गंजी या बनियान में जो है रटते रहता है एस्बेस्टस में, आराम से हो जाता है, वो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर जो है बेकार है, कैरेक्टर बेकार है। इसलिए कैरेक्टर जो है अपना ध्यान में रखिएगा कि ठीक है रखिएगा, नहीं तो कैरेक्टर बेकार हुआ मामला सब बेकार। मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी काम नहीं आएगा आपको, हम पहले बता देते हैं। मेरा पढ़ाया हुआ तभी आपको काम आएगा जब आपका कैरेक्टर ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे लोग पढ़ने वाले आते हैं इधर लास्ट थोड़ा सा भुलाने के बाद वापस उधर आना, जरा बताना कि क्या इधर देखना, कोई कॉपी में नहीं देखेगा, नोट सामने है ही, दिख रहा होगा ना। चलो तो सबसे पहले आप बताओ कि नेवारीज का रूल कब से कब तक था? 750 से 1750। उसके बाद कौन आया? जंग बहादुर कुंवर, पहले राणाज बने, हाँ या ना। दूसरा, नेपाली कांग्रेस जो है इंडिया में प्रभावित हुआ कब? लगभग यानी कि 1846 से 1920 के करीब में ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि इंडिया में आंदोलन उसी समय ज्यादा हुआ था। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे तो नेपाली कांग्रेस लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर चुका है, हाँ या ना। गोरखा नेपाली क्या अंग्रेज के विरोध में है कि अंग्रेज के सपोर्ट में है? साथ है। इधर यहां से मामला शुरू हुआ। इधर देखिए 1951 में इलेक्शन हुआ, और मैंने थोड़ा देर पहले बोला था कि नेपाली कांग्रेस लोगों को इकट्ठा अभी भी कर रहा है। इधर कांड चल रहा है अलग और वो अपना अलग कांड कर रहा है। नेपाली कांग्रेस जैसे ही इधर इकट्ठा हुआ, क्योंकि वो पता था कि टाइम लगेगा। देखो अपना काम करते रहो, आईएएस बनने में टाइम लगेगा लेकिन बन जाओगे, अपना काम करते रहो। नेपाली कांग्रेस अपना काम करता रहा, ध्यान ही नहीं दिया कुछ। इधर 1951 में इलेक्शन हुआ, नेपाली कांग्रेस वॉन विथ मेजोरिटी। इतना बहुमत मिला उसको कि सर आप मुझे बताओ, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड पावर है उसको हमेशा इनसिक्योरिटी होगा कि नहीं होगा? जब कोई नया पावर आएगा तो होगा। पहले से राणाज इतने सालों तक राज किए थे, अब नया एक पावर आ रहा है, कौन? नेपाली कांग्रेस, और भी बहुत जल्दी आ गया, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा। 1920 अगर उसने बना लिया पार्टी तो लगभग 20 से 30 सालों में वापस आ गया। और ऐसा आया कि सर राजा का पत्ता साफ, तो सबसे ज्यादा इनसिक्योर कौन है, राजा जी की अंग्रेज जी? राजा जी। अंग्रेज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब इधर देखिए, अगर 1951 में इलेक्शन हुआ है तो भारत अब आजाद है कि गुलाम है? तो अब मामला ही खत्म नहीं था। इधर अब इधर देखिए, सो रियल पावर अब किसके पास आ गया? नेपाली कांग्रेस के पास। तो आप मुझे बताइए, अब इंडिया ट्रीटी अगर करेगा किसी के साथ तो किसके साथ करेगा? नेपाली कांग्रेस के साथ कि राणाज के साथ? नेपाली कांग्रेस के साथ, क्योंकि भाई इलेक्शन जीता है, और इलेक्शन जीता है तो उसकी वैल्यू होगी आगे। देन उसके बाद नेपाली कांग्रेस ने किंग को बोला, इधर बहुत अच्छा दिमाग लगाया नेपाली कांग्रेस। देखो किंग को क्या बोल रहा है कि किंग महेंद्र जी, किंग का नाम क्या है? महेंद्र। किंग महेंद्र को बोला कि ऐसा है कि आप भी हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ये लाल कृष्ण आडवाणी वाला हाल हुआ। नरेंद्र मोदी जब जीते ना 2014 में, तो लाल कृष्ण आडवाणी का हवा चल रहा था ना कि लाल कृष्ण आडवाणी पीएम होंगे, पता चला उनका नाम ही नहीं है। तो लाल कृष्ण आडवाणी को क्या बोलोगे? आपका एक्सपीरियंस काम आएगा किसके लिए? नरेंद्र मोदी के लिए। इधर ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा राजनीति होता है।
तो नेपाली कांग्रेस सोचा कि कायला इसको दुखी करेंगे राजा को, क्यों? पढ़ा हुआ था साइकोलॉजी है, हम सभी पढ़ा हुआ था, ध्यान से समझना। सोचा क्या कि अगर हम दुखी करेंगे फालतू में तो क्या ही परेशान होगा। इससे अच्छा है कि सर हम किसी को दुखी करने से अच्छा बोल दे कि तुम हमारे साथ रहो, तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस काम आएगा, हम तुमको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। यानी कि हम अपना विद्रोह को मार भी दिए, जो विद्रोही है उसको मार दिए, प्यार से मार दिए इधर। तो नेपाल राजा जी को बोला कि राजा जी ऐसा है कि आप हमारे साथ रहिए और आप भी जो है मतलब सेरिमोनियल हेड, एक राष्ट्रपति की तरह रहिए, जहां कहीं होगा मामला हम आपसे पूछेंगे। किंग महेंद्र को लगा वैल्यू दे रहा है, लेकिन किंग महेंद्र जो पहले से इतने सालों तक राज किया है, क्या सोच रहा है? हरामखोर, हम इतना लोगों को नौकरी देते हैं, हमको नौकरी देगा? अरे भाई, ये भी तो बात है, ईगो क्लैश भी तो होगा। जो आदमी इतने सालों तक है उसको ईगो क्लैश भी तो होगा। तो क्या बोल रहा है कि भल के लड़का हमरा के इज्जत दी? अरे ध्यान से देखिए, बड़े लोग जब हारते हैं तो सर बार बार अपने एज पे आ जाते हैं, बार बार कि हमारे सामने के जनरल बारह, ये बार बार जब बड़े लोग हारेंगे ना आर्गुमेंट में, तो देखिए यही बात बोले, जैसे आप उनको नॉलेज में जब हराने लगिएगा तो बाद में वो चाचा हो, ताऊ हो, फूफा मौसा जो भी हो, क्या बोलेंगे अंतिम में? हमारे के सामने जन्म वाला हमरे से भी था। ये क्या लॉजिक है भाई? आपके सामने जन्म जरूर लिया, नॉलेज आपसे ज्यादा हो गया, पॉसिबल तो है ही, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जब हारने लगते हैं तो यही आर्गुमेंट आता है। इधर देखिए, इधर राजा को लगा बुरा कि नेपाली कांग्रेस नया नया आके और हमारा जो है काम कर रहा है। कांग्रेस को भी बुरा लगा होगा जब 2014 में कौन आया? बीजेपी। ये चाय वाला आ गया, ध्यान से समझना, हमारा विरासत इतना लंबा चौड़ा है और चाय वाला आगे प्रधानमंत्री बनेगा। तो सर कांग्रेस वाला उसे देखिएगा शपथ ग्रहण में नहीं आया, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा इस बात को नहीं लगा कि ये बन गया, सबसे बुरा इस बात का लगा कि नॉर्मल आदमी कैसे पीएम बन गया यार। इसीलिए मोदी का पॉपुलैरिटी का एक सबसे प्रमुख कारण ये भी है कि लोअर मिडिल क्लास आदमी वहां तक पहुंच गया। उसके पीछे ना कोई बैकग्राउंड है, ना कोई उसका फैमिली बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है, और ये लाखों लोगों के लिए क्या है, इंस्पिरेशन बन गया। क्या सुन पा रहे हैं? इसीलिए जब भी कोई आदमी पॉपुलर होता है तो उसके पीछे कारण सिर्फ एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड नहीं और आपने अपना बैकग्राउंड खुद क्रिएट कर दिया तो आपसे प्रभावित लोग ज्यादा होंगे। इसीलिए राहुल गांधी से ज्यादा पॉपुलर कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। जबकि क्या आप मुझे बताइए, राहुल गांधी के पास नरेंद्र मोदी से 1000 गुना ज्यादा सब कुछ होगा जो नरेंद्र मोदी के पास कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और वो फैसिलिटी क्या उसको बचपन से मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा? वो दुनिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जहां पे है वहां से पढ़ा है। दुनिया का जो सबसे बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज हो सकता है वो है। दुनिया का जो बेस्ट कपड़ा ब्रांड होगा वो पहनता है। दुनिया का वो सब कुछ बेस्ट जो सबसे अंतिम छोर पे होगा उसका वो यूटिलाइज किया है, क्योंकि उसका सर इतना बड़ा सब कुछ पॉपुलैरिटी है ना। और मोदी जी शुरुआत वहां से की है जहां वो लाइब्रेरी, फटल जूता, फटल चप्पल और कुछ नहीं। ऊपर से ये जो बंडी का स्टाइल चला वो बंडी नहीं था भाई, उनका आप हिस्ट्री देखेगा, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं और किसी पर्टिकुलर आदमी को प्रमोट नहीं कर रहा, हर आदमी से इंस्पिरेशन है। वो बंडी इसलिए था क्योंकि फुल बंडी था उनका, वो फट गया था तो फुल बंडी को काट के हाथ, अरे जैसे जींस फट जाता है तो हम लोग उसको काट के हाफ जींस नहीं बना लेते। अरे भाई बना तो भी स्टाइल हो गया, वो उसका वो स्टाइल बन गया जितना मोदी ब्रांड बीच में बड़ा पॉपुलर हो गया था। मोदी या स्टाइल, मोदी शेरवानी और मोदी टाइप का जो कट है बड़ा पॉपुलर हो गया था। तो लॉजिक क्या है कि लोअर बैकग्राउंड से ऊपर आना जा, उस आदमी से इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा लोग ले लेता है। हिटलर से मैं सही जो नाव पे पोंछा देता था, वो नाव पे पोंछा दे देकर इतना बड़ा आदमी बन जाएगा, किसी को आइडिया नहीं था, इसलिए उसने इतना बड़ा इंस्पिरेशन क्रिएट कर दिया लोगों के मन में कि भाई हमारा है ही क्या। और इधर देखो, कांग्रेस में सब कुछ होते हुए भी वो सारा फैसिलिटीज और उतना ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं लोगों को मिलता है जितना किससे मिल गया, पीएम से मिल गया। सिमिलरली अब्दुल कलाम से क्यों हम ज्यादा प्रभावित हैं? अब्दुल कलाम से बड़े बड़े राष्ट्रपति आए हैं, लेकिन अपन लोग अब्दुल कलाम से इतना कनेक्टेड क्यों हैं? फिर देखो मछुआरा का बेटा, पेपर बेचने वाला आदमी, वहां से निकल कर वो एक राष्ट्रपति बन गया, हमारे दिल में जगह बना लिया। तो लॉजिक है कि जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े लोग सिर्फ बैकग्राउंड से नहीं बनते हैं, वो मेहनत से बनते हैं। और मेहनत से जब बनेगा ना तो दूसरे लोग को ऐसे ही फाड़ चीट के रख देगा बराबर। इसीलिए ध्यान से समझिए, बॉलीवुड की बात करते हैं तो सबसे बड़े बड़े हीरो लोग हैं, लेकिन एक आदमी गया सुशांत सिंह राजपूत। कितने लोग सुसाइड कर लेते होंगे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का ऐसा सुसाइड है, ये ऐसा मर्डर है कुछ पता नहीं है, लेकिन लगभग इतना बड़ा विरोध किसी एक्टर के लिए कभी नहीं हुआ। क्यों हुआ? एक ऐसा आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है, नॉर्मल इंजीनियरिंग किया हुआ है, इंजीनियरिंग करके वापस गया और बहुत कम समय में जो पहचान बना लिया, किसी को पच नहीं रहा है, और उसके कारण लोग उससे ज्यादा कनेक्ट हो गए। नहीं तो भैया आप मुझे बताओ ना, कितने बड़े बड़े लोग तो मर जाते हैं, क्या पता रखता है किसी को। और कभी भी इंडस्ट्री में इतने सारे लोग मरे हैं, इतना विरोध कभी नहीं हुआ जितना किसके लिए हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के लिए। क्यों? क्योंकि लोअर आदमी से गया है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई माई बाप नहीं,
लॉजिक यही है। मैंने बोला कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे घर में सुविधा नहीं है। नहीं यार, सुविधा नहीं है तो सुविधा क्रिएट करो खुद अपने लिए, और तुम जो क्रिएट करोगे ना, तुमसे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। इसलिए मैंने बार बोला है, बाप के धन पे कभी मत उछलिए। अगर उछलना है तो अपने 5,000 कमा के उस पर उछलिए, भले वो महीने से कमाइए चाहे जैसे कमाइए, लेकिन अपना 5,000 वैल्यू करेगा। एक समय के बाद आपका बाप का धन कुछ काम नहीं आने वाला, पहले बोल देते हैं, सब रद्दी हो जाएगा, आपके लिए कुछ काम नहीं है, और ना ही आपका इज्जत आएगा। अगर आप चाहते हो जीवन में खूब जीना, तो उसके लिए एक तरीका, अपने मेहनत से बलबूते पे दम बनाओ, तभी जी पाओगे, तभी आपसे लोग प्रभावित होंगे। नहीं तो आपसे लोग प्रभावित कभी नहीं होंगे। आपके पापा के पास फॉर्च्यूनर है ना, आप उतरिएगा, गरियाएगा, देखा आगल ना राम खिलाओ उनके बेटा, ध्यान समझिएगा। लेकिन अगर आपका उसमें अपना एक आइडेंटिटी है, तब आपको पहचान ज्यादा मिलेगी। इसीलिए अपने दम पे पहचान बनाइए। और बहुत सारे लोग हैं, ध्यान से देखिए, जिसके पापा अरबों अरबों खरबों के मालिक हैं, और बेटा जो है नॉर्मल अपना अलग पहचान बना के रखता है। बहुत सारे लोग हैं, गिनती के नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप अपना पहचान बनाइए। इसलिए मैंने बोला, आपके बैकग्राउंड क्या है, आपके घर में कितनी गाड़ियां, मत सोचिए, आईएएस खुद बनिए, आपकी पहचान खुद बनेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं हमारे घर में सब कुछ है, आपका कोई पहचान नहीं होगा। क्या सुन पा रहे हैं? इधर देखिए, सेम नेपाली कांग्रेस में क्या है, किसी का बैकग्राउंड है कि नेपाली कांग्रेस लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, कोई पहचान नहीं। और ये पचेगा नहीं किसको, राजाज को, राणाज को, और उस समय किंग महेंद्र को तो और नहीं पचेगा। तो सर सेम इतिहास ऐसे ही दोहराता है, जैसे 2014 में हुआ, इंडिया में हुआ, पचा नहीं। और जैसे ये बहुत सालों तक चला जाएगा, तो बीजेपी का भी एक अपना क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा। और कुछ साल बाद कोई ऐसा पार्टी आएगा जो फिर नॉर्मल आएगा, और वो पार्टी फिर सरकार में बनेगा, क्योंकि वो भी लोअर मिडिल क्लास से आया है। और उस समय लोग क्या बोलेंगे कि बीजेपी का बेस था, उस बेस को खत्म किसी तीसरे पार्टी ने कर दिया। इतिहास ऐसे ही चलता है, प्रकृति ऐसे ही चलती है, बात खत्म। क्या बुझा रहा है? तो लॉजिक क्या है, मुझे बताइए ध्यान से। नेपाली कांग्रेस के सक्सेस के पीछे क्या उसका बैकग्राउंड जो लोअर मिडिल क्लास है, ये भी ये हुआ, इसलिए लोग उसकी बात को सुने, अदरवाइज ये बात नहीं सुन पाते। कुछ समझ में आ रहा है? आगे, अब जैसे हुआ इलेक्शन जीत गए, अब वो इलेक्शन जीतने के बाद दो चीज हुआ। मैंने बोला, क्या नेपाली कांग्रेस ने राजा को कंप्लीट छोड़ दिया या उनको साथ रखा? साथ रखा, और बोला कि हुजूर, लेकिन क्या राजा को ये बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। इधर देखिए, इसीलिए जैसे ही 1951 से 59 तक, कब से कब तक, 51 से 59, लगभग 8-9 साल नेपाली कांग्रेस ने खूब सारा रूल किया। इधर देखिए, प्रैक्टिकली नेपाली कांग्रेस ने खूब सारा काम किया। तब लोगों को लगने लगा कि काम ऐसे भी हो सकता है। भाई देखो, जब तक आप मान लो पूरे जीवन में अपने मीट कभी खाई नहीं हो, और ना कभी आपने देखा है, मान लो, तो एक आदमी के लिए उसका मीट अपने लाइफ में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन कोई आदमी जो बचपन से मीट खा रहा है, उसके लिए उस क्या है, नॉर्मल बात है। और जो आदमी कभी खाया नहीं है, उसको जब दोगे तो पहले तो बहुत नफरती भाव से देखेगा कि आज तक देखे नहीं। तो लॉजिक क्या है कि यहां पे भी सेम कांड हो रहा है। नेपाली कांग्रेस 1951 से 59 तक इतना सारा काम किया, लेकिन लोगों को आदत पहले क्या था कि राजा जी खाली आते थे, बात बोल के चले जाते थे। और अब लग रहा है कि काम ऐसे हो सकता है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं रेलवे का कनेक्शन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो लोगों को बड़ा बिलीफ हो गया किस पे, नेपाली कांग्रेस पे कि राजा पे। और फिर से मैं बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा बुरा किसको लगेगा? राजा जी। और राजा जी को हमेशा बुरा लग ही जाता है। इधर देखिए, अब यहां जो है इनसिक्योर हो गया मोनार्की, एंड देन मोनार्की ने सोचा कुछ कांड करना पड़ेगा। तो 1959 में एक बड़ा महाकांड किया राजा ने। और कांड क्या था? नेपाली कांग्रेस के खिलाफ एक विद्रोह हुआ, जिसमें साबित किया गया कि सबसे करप्ट कौन है? नेपाली कांग्रेस। ये कौन बोल रहा है? जो इतने हजारों सालों तक राज करके करप्शन किया है, वो जैसे आजकल कांग्रेस बोलते। समझ में आ रहा है? और इसीलिए किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, कितना भी कांग्रेस चिल्लाता है ऐसे 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 ऐसे, लेकिन लोग के दिमाग में फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? अब उनको टाइम लगेगा आने में। जब आपके पास, इधर देखो, मुझे लगता है कि इतिहास में, जैसे मैंने बोला कि कोई आदमी अगर एक बार पावर में आ जाए और उसके बाद अगर वो हार जाता है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए शर्मनाक है। क्योंकि पावर में आने के बाद आप तो इतना काम कर दो कि कभी हारो ही ना। अरे भाई, आपके पास पावर तो है ना, लेकिन अगर आप पावर में आकर हार जाए ना, इसका मतलब है कि आपने काम ठीक से नहीं किया है, सीधा सा बात है। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, सोच के देखो, कभी हारते ही नहीं है। आपको मैं गिनती के नहीं सर, बहुत सारे लोगों का आप खाली गूगल सर्च करिएगा, ऑनेस्ट लीडर खाली, और लोकल विधायक, जब से वो जीता है, जब से वो 21 से 25 साल का हुआ और पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ा, उस समय से लेकर आज वो 65 साल का हो चुका है और कभी हारा नहीं है। और उसके विद्रोह में कोई पार्टी खड़ी ही नहीं होती है कि ना ना हुजूर, और वो बिल्कुल निर्विरोध जीतता है।
क्योंकि वो विधायक है जो अपना खून जाकर देता है सबको। वो विधायक है जो किसी आदमी को मदद करने के लिए किसी तीसरे आदमी को नहीं बोलता, खुद जाके अपना ब्लड डोनेट करके बदले में दिलवा देता है। वो किसी संस्था से कांटेक्ट नहीं करता, वो किसी WHO के उम्मीद पर नहीं रहता। वो गांव में जाकर प्रॉपर किसी आदमी को जरूरत है तो उस हिसाब से मदद करता है। अब उसको उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? एक बार खड़ा हुआ, उसको एक वोटे नहीं मिला। हम तो ये सोच रहे कि गलती से कोई नहीं टिपा उस पर। उसका इतिहास ऐसा है, बहुत सारे ऐसे नेता। और ये लॉकडाउन में मुझे उस नेता के बारे में पता चला, क्या जबरदस्त आदमी है। तो मतलब क्या है कि सर पावर में आने के बाद हारना नहीं है, और पावर में आने के बाद हार रहे हैं मतलब अपने काम नहीं किया है। बाकी थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे होता रहता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसके बावजूद भी काम करने वाला आदमी को ना लोग सर चढ़ाकर इज्जत करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। वो चाहे हार भी जाए ना तब भी इज्जत करेंगे कि कोई बात नहीं, अगला बार तो फिर आएंगे। अब की बार जो है आदमी जो है बकलोल सब हो गया था, दे दिया है, लेकिन उसका इज्जत हमेशा होगा। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, चाहे जो भी कुछ है, मर गए हो चाहे खत्म हो गए हो, उसके बावजूद भी इनका जो है पूरा हर जगह नामो निशान रहेगा, खत्म ही नहीं होने का। इधर अब जरा बताइए मुझे, 1959 तक सबसे ज्यादा अच्छा काम किसने किया? नेपाली कांग्रेस ने। लेकिन राजा जी ने एक कांड किया और बोल दिया कि सबसे करप्ट पार्टी कौन है? नेपाली कांग्रेस। और इसीलिए इन्होंने 1959 में पूरा का पूरा एक ऐसा विद्रोह किया जिसके कारण नेपाली कांग्रेस को सरकार से जाना पड़ा। और इस तरीके से 1959 में बोला गया कि अब से कोई पार्टी नहीं रहेगा नेपाल में, यानी कि पार्टी लेस सिस्टम चलेगा। कहां चलेगा? नेपाल में। किसने किया है? राजा जी। लेकिन राजा जी ने देखिए कांड क्या किया, कह रहे हैं पार्टी लेस पंचायत सिस्टम तो चलेगा, मतलब कोई राजा नहीं रहेगा, लेकिन हर पंचायत में एक लीडर रहेगा। वो किसी पार्टी से होगा, इसका कोई जरूरत नहीं है, किसी भी पार्टी से नहीं होगा, बल्कि हर पंचायत में एक लीडर को चुनेंगे, वो उस पंचायत का काम अपना देखेगा। क्या सुन पा रहे हैं? और नेपाल का पॉपुलेशन इतना ज्यादा भी नहीं है, एरिया भी बहुत ज्यादा नहीं है। इधर ध्यान से देखिए, सब लोग कहा ये तो ठीक है, लेकिन उस लीडर को चुनेगा कौन? तो दादा जी देखिए क्या कर रहे हैं, हम चुनेंगे। तो बात तो फिर वही हो गया। तो राजा जी ने कहा कि भैया जो पार्टी लेस पंचायत सिस्टम होगा उसमें जो हेड होगा, वो हेड को कौन चुनेगा? राजा जी। और सर ये लोग हरामखोर निकले और ज्यादा करप्ट। ये लोग पहले राजा जी और अंग्रेज इतना लूटपाट कर रहे थे, ये लोग उसका 10 गुना लूटपाट। राजा जी कह रहे हैं ठीक बा। अब ध्यान समझिएगा, हमार तो बाप निकल ले, आप समझ पा रहे हैं? और सर ये सारे लीडर लोग जो पंचायत में चुने गए थे, ये भयंकर लूटपाट किए और राजा को भी पीछे छोड़ दिए। क्या चीज में? डेवलपमेंट में कि करप्शन में? करप्शन में। कुछ बुझा रहे? अब सर राजा जी परेशान है कि भाई ये कैसे हो गया। इधर देखिए, फिर बेचारा नेपाली कांग्रेस फिर अपना, देखो ये अपना काम करता रहा। फिर सोचा क्या, 1960 से फिर पीपल को इकट्ठा करना शुरू किया। इसको कोई मतलब नहीं, इसने फिर लोगों का अपना काम। आप आईएएस है, मस्ती में अपना आईएएस बनते रहिए, कोशिश करते रहिए, बाकी जिसको जो करना करते रहिए। तो मुझे बताइए, राजा जी अगर इनसिक्योर नहीं होते तो 1959 में एक कांड किए रहते क्या? नहीं। और मैंने बोला थोसीडाइट प्रिंसिपल, याद है ना? वो सच है कि जो भी पावर जो पहले से है और कोई नया पावर आ रहा है तो उसको असुरक्षा हमेशा होगा जो पहले से पावरफुल है। इसीलिए कांग्रेस को भी असुरक्षा होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए सर राणाज को होगा नहीं होगा? होगा। इसलिए इस दुनिया भर की जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो पहले से है और कोई नया आदमी आता है सरकार में तो उसको असुरक्षा महसूस होता है। मध्य प्रदेश के सीएम बदल गए हैं, समझ गए ना? तो मामा जी जो है इस बार साइड हो गए हैं। और मैंने बोला था इलेक्शन में बीजेपी दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? सर उसने कभी भी मामा जी का फोटो रखा ही नहीं, एकदम पीछे रखा। और जो बीजेपी दिमाग लगा के जीत गया, और जीत गया तो अब जो है सीएम जो है बदल दिया। अब देखो इसमें क्या होगा। अब आपको लगता है नेता कभी कुर्सी छोड़ना चाहेगा? और कोई नेता बोले, बहुत कम किस्म के नेता होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी टाइप, अब्दुल कलाम टाइप। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोल दिया था, नए नए थे और उनके बारे में बोल दिया। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और एकदम नए नए युवा आदमी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। सर इनको इतना बुरा लगा कि बोले कि मैं सदन छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि मैंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोला है। इस टाइप के लीडर थे वो लोग। तो फिर जवाहरलाल नेहरू मनाए कि कोई बात नहीं, नए नए खून है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया कोई बात नहीं, ठीक है, ये लीडर है। और अभी का देखो, अभी तो सर बाप का इज्जत नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री के तो बात ही का छोड़ दो। कुछ वैसे जो है बेकार टाइप आदमी जो सर डायरेक्टली वार करते हैं किस पे? मोदी पे डायरेक्टली। आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप मोदी कोई पर्सन पे अटैक नहीं कर रहे हैं, ही इज द पीएम ऑफ इंडिया। कुछ भी बोलने से पहले कम से कम रिस्पेक्ट दे दोगे ना। तो मुझे लगता है कि राजनीति उनको पता नहीं कैसे हो जाता है,
राजनीति में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो जो आदमी जो पावरफुल है पूरे देश का है उसका इज्जत करते हुए बोलोगे ना, पूरा लोग आपके समर्थन में आएगा। कुछ बुझा रहा है? लेकिन यहां क्या है, मोदी मोदी। ये लोग कांग्रेस का सबसे बड़ा गलती है कि वो एक आदमी के पीछे पड़ गया, और वो आदमी कौन है? मोदी। जबकि उसको ये सोचना चाहिए कि क्या है, वो प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के हिसाब से देखना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? तो सर सोचो, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइप के आदमी थे जिन्होंने बोला तो उनको इतना बेकार महसूस हुआ कि वो बोले कि मैं सदन छोड़ के चला जाऊंगा। और वो एक दूसरा प्रधानमंत्री भी देखो, अपोजिशन का भी लीडर देखो कि उसने उसको मना भी लिया और बोला दोनों, ये एक काम है। और अभी के समय में यहां तक बोलने से कुर्सी नहीं छोड़ेगा लोग। कुछ बुझा रहा है? और वो स्वाभाविक जो है कुर्सी छोड़ रहे हैं। इधर देखिए, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हम लोग मरने के बाद भी जिक्र कर रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब ही क्या था। जब पता चला कि कोई ऐसा बिल पास होने वाला है जो पूरा का पूरा तहस नहस कर देगा लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, अब्दुल कलाम अपना पूरा का पूरा मेन जो है वहां विदेश में थे, वहां पर उनका मीटिंग था, वो मीटिंग कैंसिल करके आएगा जबकि 15 मिनट बाद मीटिंग था। उस टाइप के लीडर लोग हैं जो काम करके गए हैं, तभी अपन लोग अभी खुश हैं। नहीं तो अभी जो जितना सब आया ना, नोचोआ खसोटोआ, ये सब लूटने मूटने वाला है सब, और ये सब पूरा का पूरा बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए मैंने बोला ध्यान से देखिएगा, पार्टी लिस्ट पंचायत सिस्टम में करप्शन और ज्यादा बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। और इसके पीछे जिम्मेदार कौन थे, राजा जी कि नेहरू जी? राजा जी। तो राजा जी जो है, अब राजा जी देखो क्या है, कितना दिमाग लगाया। अब राजा डायरेक्टली पीपल की नजर में नहीं आ रहा है, एड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है? राजा जी। ध्यान से समझना। अब क्या है, पहले डायरेक्टली खा रहा था तो सबका गाली भी खा रहा था, अब गाली कौन खाएगा? पंचायत का जो हेड है वो खाएगा। लेकिन सर पैसा कहां जा रहा है भाई? चुना वही है तो पैसा वही ना, पेटी का पेटी वही पहुंचाएगा। अब इधर देखिए, जो गाली सुनता है, इधर दरोगा सुनेगा गाली, चाहे जो सिपाही है वो, और सबसे ज्यादा होमगार्डवा सब जो रहता है वो सब और गालियां देता है लोग, उसे वो तो वैल्यू नहीं देगा, वो सब लाठी मारेगा यहाँ पे ट्रैफिक के पास, लाना 100 रुपया का मामा मामा कह के निकल जाएगा। समझ में? पुलिस को ऐसे बहुत कहना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। बेकार बात है क्योंकि उसकी उसमें कोई गलती नहीं है। पुलिसिंग सिस्टम में सर वो इतना लेवल पे काम कर रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब वो एसपी ने करप्शन किया, एसपी ने पेटी मंगवाया पैसे का, लेकिन क्या एसपी को कोई गाली देने जाएगा? नहीं। गाली कौन देगा? दरोगा जी सुनेंगे, इंस्पेक्टर सुनेगा, थानेदार सुनेगा, यही सब गाली सुनेगा। समझ में आ रहा है? सेम राजा जी गाली सुन रहे हैं कि सर पंचायत वाला सुन रहा है? पंचायत वाला सुन रहे हैं। अब सर पंचायत वाला कहा कि हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। इधर देखिए, 1951 से 59 तक किसका राज था? नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेस अब जा चुका है। 1960 में वो अपना काम करना शुरू कर दिया, वापस से हिम्मत नहीं आ रहा, अपना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इधर देखिए, 1960 से 89 तक काफी करप्शन हुआ। क्यों करप्शन हुआ? क्योंकि नेपाली कांग्रेस ठीक नहीं थी? नहीं थी। इधर देखिए, नेपाली कांग्रेस ने लोगों को फिर से इकट्ठा करके 1990 में एक जन आंदोलन हुआ। और याद रखिएगा, नेपाल में जब जब जन आंदोलन होता है ना, पूरा रोड जाम हो जाता है। उसका दृश्य आपके एनसीईआरटी के बुक में होगा, जाके देखिएगा। नेपाल में जन आंदोलन एक 1990 में हुआ, एक 2005 में हुआ। वो ऐसा जन आंदोलन था कि पूरा नेपाल का रोड ही ठप था, ए टू जेड आदमी सड़कों पर आ चुके थे, ए टू जेड, कोई घर में नहीं था। तो जन आंदोलन 1 हुआ, और जन आंदोलन जैसे ही 1 हुआ, इसमें किसका हाथ था? नेपाली कांग्रेस का कि राणास का? नेपाली कांग्रेस का, जो जेन्युइन भी था कि ये देखो पहले 10 रुपए लूटता था सब, अब पंचायत वाला सब 50-50 रुपए लूट रहा है। अब सर एकदम नदियां बहा दिया है, डेवलपमेंट का कि लूट का? लूट का। आगे देखना, अब जैसे 1990 में जन आंदोलन हुआ, एंड देन किंग प्रेशराइज्ड एंड अगेन इलेक्शन हुआ, एंड नेपाली कांग्रेस फिर से जीत गया। यानी कि 1990 में फिर से किसकी सरकार आ गई? नेपाली कांग्रेस। और अब की बार जैसी नेपाली कांग्रेस की सरकार आई, फिर ये लोग भी करप्शन करना शुरू कर दिए। कुछ बुझा रहा है? मैंने क्या बोला? अगर कुत्ता के साथ दोस्ती करोगे तो कुत्ता पंथी आएगा। और सर ये लोग भी सोचे कि यार इतना मेहनत करने के बाद भी हरामखोर राजा कुछ न कुछ करके बर्बादी कर रहा है, तो गंगा में हम हाथ ढील होते हैं, क्या दिक्कत है? अरे जब चीटिंग चल रहा होता है एग्जाम में तो क्या होता है? आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, बोला ना चीटिंग नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन में फंस गए। फिर इन्होंने देखा दाएं बाएं, नहीं ये तो पर्ची का पर्ची चारों ओर चल रहा है। अब कुछ देर बाद आपको मन में लालच आएगा कि ये को क्वेश्चन बस एक को कर रहे हैं। अब बाहर आके क्या बोले? हम कहाँ चीटिंग करते हैं, और उस पर्ची निकाल के पूरा छाप के आया है। अब सर इसलिए ध्यान से समझिए, बाहर आके बोलेगा हम चीटिंग नहीं करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, सर्वे के अकॉर्डिंग इस इंडिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो एकेडमिक चीटिंग नहीं किया हो। बहुत रेयरेस्ट आदमी है एकेडमिक चीटिंग। एक चीटिंग मतलब सिर्फ नहीं होता कि फर्रा लेके आना, चीटिंग मतलब ये भी होता है कि फर्रा बना के दूसरे को दे देना,
और उसके बाद वो घर लेके जाएगा, अंदर लेके वो जाएगा, और आप उससे सिर्फ इधर फर्रा वो रखा हुआ, और आप मुझे खाली बता दे बिजली का तीसरा लाइन कथी को बता दे, उससे पूछ रहे हैं आप। रिस्क आप नहीं ले रहे, रिस्क कोई और उठा रहा है। अरे इस टाइप के तो बंदे होते हैं जो आपके लिए रिस्क उठाते हैं, थोड़ा पढ़ने वाले होते हैं उसके लिए रिस्क उठाता है बंदा सब, कि भाई हमको थोड़ा मदद करेगा। टॉपर आमतौर पे करता है भाई, हम नहीं किए, हम पहले बताते हैं। हम तो सीधा लिख देते थे, समझ में आ रहा है कि तुमको नहीं आ रहा है कॉपी दो, हम लिख देते हैं। इसका चक्कर में हमारा कॉपी छिना जाएगा, लेकिन लिख देंगे, फरा वाला काम नहीं। लेकिन फिर भी चीटिंग तो बहुत प्रकार के होते हैं। ये कह देना कि हम चीटिंग नहीं करते हैं तो अपने आप में बहुत चीटिंग वाला क्वेश्चन आंसर भी है, क्योंकि सर चीटिंग किस प्रकार का होता है आपको क्या पता। चीटिंग मतलब ये भी तो होता है कि सर ऐसे देखो इधर, जब आंसर नहीं आता बोलते कि हमको ए लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है, भाई ये भी तो चीटिंग है। हाँ ये जो है ये पूछने का एक दूसरा तरीका है कि आप बेइज्जती भी नहीं करा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, सब लोग ना हमको तो बी लग रहा है, तो कहते बी मार दिए, अब बताइए, ये भी एक चीटिंग है। तो लॉजिक ये है, ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब से आया है तब से ट्रिक और ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम आंख पकड़ेंगे तो समझ लेना ए है, अगर हम मुंह बंद के समझना डी है, तो ये भी तो अलग अलग लॉजिक है। और ये 12th में जब से ऑब्जेक्टिव आया तब से बढ़ गया है। अब देखना 12th का जैसी एग्जाम होगा, जैसे 1 फरवरी को एग्जाम होता है बिहार बोर्ड वाले, एग्जाम से पहले हर कोई कहेगा कि बस ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर एग्जाम से पहले भेज देंगे तुमको, और सब अपन अपन ऑब्जेक्टिव का आंसर लेकर ढूंढ रहा है। ध्यान समझना, लगभग 1000 ऐसा आंसर की है जो सबके बीच में सर्कुलेट हो रहा है, किसी का सही नहीं है, और वो सब जो है पैसा ले लेके 500, 100, 200, 150 सर्कुलेट कर रहा है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल दबाव। सबको लगता है मेरा उत्तर सही है, और देखो ना गलती से जब कोई मार के आता है, कितना 100 या 50 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उसमें मान 10 को सही है, 10 को तो तुम अगर अपने से भी मार के आते ना तब भी सही हो जाता। ध्यान से समझो, अगर पूरा का पूरा ए भर के आ जाओ तो कोने में तो लगेगा, समझ में आ रहा है, उतना तो लग जाएगा, 100 में 10 को आराम से ले जाएगा, इतना बड़ा क्या बात है। लेकिन फिर भी सब उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। भैया चीटिंग मत। इधर देखिए सरकार किसका आ गया 1990 के बाद, नेपाली कांग्रेस, और नेपाली कांग्रेस सबकी बार खुद करप्शन में लग गए। इधर देखिए नेपाली कांग्रेस वन, एंड फिर ये लोगों ने भी करप्शन जो है दबा के किया। अब भाई देखो, अगर इस तरीके का सिचुएशन किसी देश में हो जाए ना तो लोग का हालत बड़ा बेहाल हो जाएगा। यार किस पे भरोसा करे भाई। राणा जो है बर्बादी किया, इधर पार्टीलेस पंचायत हेड आया वो भी बर्बादी किया। नेपाली कांग्रेस पे ले दे के उम्मीद था, इसने भी बर्बादी कर रहा है। अब चाइना ने बोला अब मौका है, तब चाइना कहा कि अब तू नहीं कोई और सही। ध्यान समझिए, चाइना ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, बोला हम है कम्युनिस्ट, बना कम्युनिस्ट, पैसा सब दे रहे हैं तुमको। इधर देखिए चाइना में एक नया ग्रुप क्रिएट हो गया। सो चाइना ने इसका फायदा उठाया। अच्छा मुझे बताइए, क्या चाइना ने फायदा उठाया या नेपाल ने फायदा उठाने दिया? उठाने दिया। मैंने बार बार बोला, आपके घर में कोई अगर हस्तक्षेप कर रहा है तो उसमें इसलिए नहीं कि वो किया, आपने मौका दिया। अगर आपने मौका नहीं दे रहा था, किसी माई का लाल का औकात नहीं कि आपके घर में जाकर हस्तक्षेप करे। पंचायती आपके घर में तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं। लेकिन कम्युनिस्ट जो है चिथड़ा बन के रह गया, क्योंकि हम में से और आदमी प्रभावित नहीं होने दिया उसको। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए प्रभावित हुए, जब तक शुरुआत में कम्युनिज्म का कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पूरा वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा था। लेकिन उसके बाद आज कम्युनिस्ट हमारे यहां है क्या? नहीं है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, शायद एक नॉर्मल आदमी जानता भी नहीं है। कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट से नहीं आया, लेकिन कम्युनिज्म का सहारा लेकर किसमें मिल गया? कांग्रेस में। क्योंकि कन्हैया कुमार भी जानता था कि मुझे बीच में आना है, सर्कल में आने के लिए कम्युनिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिस्ट हमेशा गरीब की बात करेगा, किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, उसका सहारा लिया जाता है। तो इंडिया में कम्युनिस्ट सिर्फ एक सहारा है राजनीति में आने का, ध्यान से समझिएगा। बाकी कम्युनिस्ट कभी भी पावर में नहीं आएगा, कभी आया भी नहीं। कुछ बुझा रहा है? तो अगर हम प्रभावित हुए रहते तो हो जाता। लेकिन देखो नेपाल के लोगों में ऐसा मौका दिया कि नहीं दिया? दिया, और चाइना ने उसका एकदम भरपूर फायदा उठाया, कुछ लोगों को इकट्ठा किया। इधर देखो, और जैसी कम्युनिस्ट हुआ, सारे लोगों को, हमेशा गरीब पे राजनीति करते हैं कम्युनिस्ट, लोगों को लगा कि कम्युनिस्ट ही अब हमारा सहारा है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया बात करेगा ना, लोगों को बात करेगा, गरीब का, हक का, मजदूर का। इधर देखो, इधर देखो, 1994 में चाइना के सपोर्ट से कम्युनिस्ट पार्टी आ गया सरकार में। नेपाली कांग्रेस भी है, ज्यादा दिन तक करप्शन ही चला। देखो जब किसी को, इधर नया नया जब किसी के पास पैसा आया है, नया नया अमीर बना है, तो नया नया पैसा आ जाने से अमीर थोड़ी बन जाता है आदमी। अमीरी जो है वो भी हर किसी के बस का बात नहीं होता है। अमीरी को कैरी करना, बर्दाश्त करना, अमीरी को मेंटेन करना भी अपने आप में बात होता है।
अब एक नॉर्मल आदमी जिसके पास 10,000 20,000 1 लाख रुपया होता था, अचानक से 1 करोड़ मिल गया। आई दादा, वो पूरा पगलाइए गया, समझो कूद रहा है, वो उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, क्या करे क्या नहीं करे। और उसके चेहरे के हाव भाव से आपको पता लग जाएगा कि पैसा इस जो सोचा था उससे ज्यादा इसके पास आ गया है। ये मिडिल क्लास है। और देखो विजय माल्या टाइप हरामखोर, अरबों का अरबों पैसा कर्जा ले लिया, अरबों का अरबों पैसा लूट दिया, उसके चेहरे पे कोई सिकन भी नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, मॉरिशस एंजॉय कर रहा है। तो लॉजिक क्या है, कुछ लोग हरामखोर टाइप ऐसे होते ही हैं जिनके पास इतना भी पैसा आ जाए उनको देख लगे इनके पास पैसा ही नहीं है, और कुछ लोगों के पास थोड़ा पैसा है जितना ना फुदकेगा कि लग जाएगा कि हाँ, याद है ना काम वाला, उसके पास अकाउंट में कितना आ गया था 10,000, और पूरा गांव के लोग से पूछता था जमीन बेचेगा वही तो बताइए। अब ये जो इस टाइप का आदमी है इसका क्या कर रहा है, इधर देखिए। नेपाली कांग्रेस का भी यही हाल था, लोअर मिडिल क्लास से आए थे, राजनीति में आए, पैसा इतना ज्यादा आया, बर्दाश्त हुआ नहीं, बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेंटेन भी नहीं कर पाए। इधर 94 में चाइना के सपोर्ट से कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। 1990-91 में तो लोग आई थी, फिर कितना साल राज किए, 3 साल। पीछे कितना साल राज किए थे, 9 साल। अरे 9 साल, जो 1951 में इलेक्शन हुआ और 59 तक वो लोग वहां पे थे, बात खत्म है ना। तो नेपाली कांग्रेस क्या बहुत साल तक राज कर रहा है कि कम ही राज कर रहा है, कम। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सर नेपाली कांग्रेस को शायद ये पता था, अनुमान था कि ये लोग भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, इसलिए दबा के ये लोग क्या किए, करप्शन कर दिए। लेकिन ये बात पूरा बहुत हल्का बात है, ये बात पूरा हो नहीं सकता, इसलिए क्योंकि राजनीति में कब क्या होगा किसी को तो पता नहीं है। और देखो, और आपको मैं पूछूं, 2 ऑप्शन है कि आप मात्र 3 साल जीने वाले, तो या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि खूब मौज मस्ती कर लो, जो करना मौज मस्ती कर लो, एक ऑप्शन ही। दूसरा, इस 3 साल में कुछ वैसा कर जाओ कि इतिहास रच दो। और एक आदमी है जिसका नाम अगर आपको पता हो, या क्योंकि रील्स आप लोग बहुत सारा देखते हैं तो उसमें कहीं आता भी है, जो आदमी पूरी तरीके से पैरालाइज्ड है और पता है कि लाइफ का मात्र 7-8 साल जिएगा, और उसने पूरा का पूरा फिजिक्स के इतिहास को बदल के रख दिया। और स्टीफन हॉकिंग टाइप आदमी जो है, बहुत कम उसका फोटो देखिएगा गूगल पे, देख के लगेगा कि कैसा आदमी। तो 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, कम समय में कुछ करके गुजर जाइए, और नहीं तो बस। इसलिए मैंने बोला पागल लोग इतिहास रचते हैं और समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो समझदार बनिएगा तो वही होगा, मौज मस्ती करिएगा। अब पागलपन आएगा तो आईएएस बन जाइए, एक बार आईएएस बनिए, आप पूरा गांव का नाम आपके नाम से हो जाएगा। ऐसे से निकालिएगा प्रभु, कोई वैल्यू नहीं होगा, हम पहले बोलते रहे हैं बार बार। इसका मतलब मुझे ये नहीं है कि आप एसएससी का फॉर्म नहीं भरे, मेरे पढ़ाने के बाद आप जो फॉर्म भरे भर दें, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन आईएएस बनने के बाद ही इतिहास बदलेगा, अगर आप बिहार की बात करते हैं तो। इसीलिए मैंने बोला कि सड़क का नाम अपने नाम से चाहिए, तो बस क्या करना है, आईएएस निकाल देना है, काम हो जाएगा। एसएससी निकालिएगा, वैसा टार एसएससी से घूम रहा है। बैंकिंग निकालिएगा, हाँ आपका लाइफ ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत लोगों का लाइफ प्रभावित नहीं होगा। आईएएस बनने के बाद आप अकेला थोड़ी बनते हैं जी, पूरा गांव आईएएस बन जाता है। पूरा गांव आपको अपने से रिलेट कर देगा कि हम फलाना सिंह के, यादव के गांव के हैं हम, तो हमको वैल्यू मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे गांव का आईएएस है वो। इसीलिए बड़ा फर्क है। और मैंने बोला लाइफ में एक बार रिस्क तो आईएएस के लिए ही लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, चाहे हारो चाहे जीते, एक बार दम लगा के रिस्क ले लेना चाहिए, दबा के पढ़ के। सर मैं सच बता रहा हूँ, रिस्क लेने का जिसमें क्षमता है इतिहास वही रचेगा। जो कंफर्ट जोन में कि ना 20,000 रुपए दबा दबा के खर्च करेंगे, एक ऑप्शन आया कि 20,000 रुपए इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करके मेहनत खूब करो, करोड़ों में कमाओगे। इसमें कितने सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे? बहुत कम लोग। कुछ ही एक दुका आदमी होगा जो इन्वेस्ट करेगा, जो 20,000 पूरे पूरा लगा देगा, और जो 20,000 लगा देगा वही 20 बिलियन 21 बिलियन और अरबों खरबों में वही खेलेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ध्यान समझना। रिस्क लिया नेपाली कांग्रेस के बाद 1994 में चाइना ने भी बड़ा रिस्क लिया, और चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी को क्या किया, जिता दिया। इधर देखिए, जैसे कम्युनिस्ट जीता, आप मुझे बताइए सबसे बुरा किसको इसको लगेगा? नेपाली कांग्रेस को। और राणा जी को भी बुरा लगेगा कि हाथ के नीचे से जो है ना हम हुए ना हुए, अब कोई और आ गया। इधर देखिए, और इसी बीच में होता है, यादव जी लोग को जानते हैं, यादव जी लोग जब इलेक्शन में लड़ेगा तब 3-4 को भाई साथ ही लड़ जाएगा, कुछ बुझा रहे। अब भाई लड़ जाएगा क्योंकि भाई बढ़ेगा नहीं। अब जैसे लड़ेगा, तीनों भाई में से कोई नहीं जीतेगा, कौन और जीत जाएगा। अब ऐसे जैसे जीतेगा बस सबको क्या हो जाएगा, बुरा लगने लगेगा। और ये बिहार में क्यों खास किस्म का एक कास्टिज्म है, क्योंकि कुछ कास्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता है पेशेंस। भाई भाई में बहुत कम कास्ट का है जो टिकता है, सब भाई भाई अलग, लाठी उठी तो पहले फटा उटा निकल जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे ये लोग में था कि चल तू नहीं, ऐसा नहीं सोचे कि भाई हम नहीं तो तू बन ले, ऐसा नहीं है। यहाँ भाई भाई कटार लेके चल रहा, सोचो भाई आया डेरा पे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा रहा है, और दोनों ही इलेक्शन लड़ रहे हैं दोनों, और कुल्हाड़ी लेके गया आगे तो समझ लिया। अब इस तरीके का कांड जो है, आपका अपना ही प्रोग्रेस जो है रुक जाता है। और इधर देखिए, अब नया आदमी आ गया जिसका नाम क्या है, नेपाली कांग्रेस की सर राणाज। अरे भैया कम्युनिस्ट, इधर
कम्युनिस्ट के आते ही दो चीज हुआ, ये दोनों लोग इनसिक्योर हो गए। अच्छा, किसी भी कीमत पे नेपाली कांग्रेस चाहेगा क्या कि कम्युनिस्ट से मिले? नहीं मिले। लेकिन राजा का तो कोई सिद्धांत नहीं है, राजा को लूटपाट करना है। राजा चल गया तो हुजूर रघुवे बानी कौन कम्युनिस्ट, सीधा देखिए दौड़ के चल गया, दौड़ के गया, देखिए जाके क्या बोल रहा है, कंपटीशन बढ़ गया, मोनार्की एंड कम्युनिस्ट साथ में आ गए। राजा जी किसके साथ आ गए? कम्युनिस्ट के साथ, क्योंकि राजा जी किसी के साथ भी रहे, इनका कुछ नहीं होना है। आगे अब सर एक पार्टी जो अकेले पड़ गया वो था नेपाली कांग्रेस। अब आप मुझे बताइए, भले ही आप कितना स्ट्रांग हो, लेकिन आपका दोस्त जाके आपके दुश्मन से मिल गया है तो इनसिक्योरिटी तो होगा। और ये इनसिक्योरिटी नेपाली कांग्रेस को अब ज्यादा बढ़ गया कि राजा और कम्युनिस्ट मिल गया, हम पड़ गए हैं अकेला। अब अकेला पड़ गए हैं तो सर इसका कोई वैल्यू नहीं है। जहां कुछ हो रहा है नेपाली कांग्रेस का कोई वैल्यू नहीं हो रहा है। इधर देखिए, फाइनली मोनार्की एंड कम्युनिस्ट फेवर करता है, उनको चाइना ले जाकर ट्रेनिंग भी दे रहा था गोरिल्ला वारफेयर का। अब देखो कम्युनिज्म क्या करना शुरू किया, चाइना नेपाल के लोग को उठाकर चाइना ले गया, वहां उनको ट्रेनिंग दिया सारा, और ट्रेनिंग देकर वापस आया और यहां आकर 10 गाली देता था। किसको देता था? नेपाली कांग्रेस को। अच्छा आप मुझे बताओ, नेपाली कांग्रेस को क्यों दे रहा था? नेपाली कांग्रेस इंडिया के प्रभावित था कि चाइना से? और चाइना चाहता नहीं था कि इंडिया का कहीं भी प्रभाव फिर बढ़े, तो चाइना को सबसे ज्यादा लड़ाई किससे हो गया था? इंडिया से। और कहीं ना कहीं नेपाली कांग्रेस इंडियन प्रभावित से ही काम करके बना था। अरे इतिहास बताए ना कि नेपाली कांग्रेस क्या इंडिया से प्रभावित होकर बना कि चाइना से? इंडिया से। अब चाइना को सबसे ज्यादा किसके साथ कंपटीशन था? इंडिया से। तो नेपाली कांग्रेस को घेरना शुरू किया। इधर ध्यान से समझना, कम्युनिस्ट का कभी भी इंटेंशन ये नहीं था कि पावर में आए, कम्युनिस्ट का इंटेंशन ये था कि इंडिया के किसी पार्टी को पावर में आने नहीं दे। मेन मकसद ये था और कुछ नहीं जनाब। अगर उसका मेन मकसद पावर में आना होता तो कम्युनिस्ट खुद ही मिल जाता नेपाली कांग्रेस से। लेकिन कभी भी कांग्रेस जो है नेपाली कांग्रेस से नहीं मिला, नहीं कभी प्रपोजल दिया, नहीं कभी प्रपोजल एक्सेप्ट किया। क्या सुन पा रहे हैं? तो सर उसको सिर्फ बर्बाद करना किसको था? इंडिया को, कि इंडिया नहीं आए नेपाल में। दैट्स इट। इधर ध्यान से देखना। और मैंने बोला एक इफेक्ट होता है, डोमिनो इफेक्ट। क्योंकि चाइना रसिया से प्रभावित होकर क्या बना था? कम्युनिस्ट। तो वो भी जिससे मिलेगा उसको क्या बनाना चाहेगा? कम्युनिस्ट। बात खत्म। अब चाइना जो है पूरी तरीके से, इधर देखो इस बात का क्या पॉइंट है कि आप लोगों को ले जाकर और गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक सिखा रहे हैं। क्या मकसद है आपका? आपको तो वहां पर सैनिक रखना नहीं, आप वहां की कोई सरकार नहीं है, आप लोगों को ले जाकर वहां का वारफेयर टेक्निक सिखा रहे हैं जिससे कि वो लोग योद्धा बन जाएं। इसका मतलब क्या है? मकसद एक ही है कि जब फाइट हो तो सर वहां पे लोग जाकर जो है ज्यादा डोमिनेट कर जाए। इसीलिए इधर ध्यान से देखना, 1994 से 2005 हम लोग लगभग क्लोज आ चुके हैं। बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्रॉस कर गया होगा। तो सर ध्यान से समझना, 1994 से 2005 तक सिविल वार चलती रही, बट डेमोक्रेसी थी क्योंकि नेपाली कांग्रेस वेयर इलेक्टेड। इधर देखो, नेपाली कांग्रेस चूंकि जीते थे, इसमें से कहीं कोई डाउट नहीं है, और जीत कर मामला रखे भी थे। कम्युनिस्ट पार्टी और राजा जी के मिलने से यहां तक मेन बात हो गया। लेकिन इधर देखो, ज्यादा दिन तक कम्युनिस्ट रही नहीं, चाइना के सपोर्ट से कम्युनिस्ट जीत गई, बट दे वर इनएक्सपीरियंस। सो 9 महीने तक ही इनकी सरकार चली एंड टूट गई। देन अगेन नेपाली कांग्रेस फिर वापस के आ गए सरकार में। अब सर मैंने क्या बोला, उनके पास एक्सपीरियंस था नहीं, उनको बना भी दिया गया, लेकिन 9 महीने में पूरा का पूरा लेके बराबर कर लिए। कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें पूरी तरीके से तो दो चीज हुई। सबसे फर्स्ट, इधर नेपाली कांग्रेस का सरकार में आना, और सरकार में आने के बाद फिर कम्युनिस्ट का जीतना। कम्युनिस्ट जीतने के बाद कितने दिन तक रहना? 9 मंथ तक अप्रोक्स। और फिर उसके बाद वापस से कौन आ गया? नेपाली कांग्रेस। तो मुझे बात बताओ, इंडिया अगर अभी किसी के साथ रिलेशन रखना चाहेगा तो नेपाली कांग्रेस के साथ रखना चाहेगा कि कम्युनिस्ट के साथ? नेपाली कांग्रेस के साथ, क्योंकि लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही है। इधर देखो, अब आप मुझे बताओ, क्या वापस से कम्युनिस्ट को फिर से इनसिक्योरिटी होगी? नहीं होगी, क्योंकि सर उसको इनसिक्योरिटी हो गई कि नेपाल जो है फिर आ गया वापस नेपाली कांग्रेस, है ना? और इसलिए अब उसने ट्रेनिंग देना शुरू किया है, सारा कांड करना शुरू किया है। और इसी के जस्ट बाद एक और नया कांड होगा, 1994 से 2005। दिख रहा है? अरे हाँ ना, बोलो पत्थर मुख, आगे बोलिए ध्यान से। सर सिविल वार चल रहा था एंड 2005 में मोनार्की ने चाइना के सपोर्ट से नेपाली कांग्रेस को सस्पेंड कर दिया फिर से। 2005 में फिर क्या किया? सस्पेंड। यही चल रहा है, इसको उठा पटक। और देखना, एंड सिविल वार क्योंकि चाइना ही करवा रहा था कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू, सो लोगों ने सोचा कि नेपाली कांग्रेस को फेवर करो, इसलिए क्योंकि कम से कम वो सिविल वार तो नहीं करा रही है,
और कम से कम राजा हरामखोर की तरह गेम इधर उधर तो नहीं कर रहा है। अरे है ना? तो सर लोगों ने क्या सोचा कि कम्युनिस्ट पे सोचा था, 9 महीने में पता चल गया राजा जी इधर उधर इनका कोई है नहीं, पलटू राम टाइप आदमी हो गए हैं, कुछ बुझा रहा है। और दूसरा, अब एक ही बच रहा है, कौन? नेपाली कांग्रेस, कि भाई चल मान लिए करप्शन ही भी किया, लेकिन उतना तो नहीं किया जितना ही किया। अगर तीनों को मिलाकर देखोगे तो आपको ठीक ठाक कौन लग रहा है? नेपाली कांग्रेस ही। मतलब हम स्केल पे बोल रहे हैं, हम किसी को बेस्ट गुड बेटर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्केल पे बोले तो उन दोनों हरामखोर से बढ़िया तो कम से कम कौन है? नेपाली कांग्रेस। और इसीलिए 2005 में जन आंदोलन 2 हुआ, और ये जन आंदोलन 2 इतना भयंकर हुआ कि सर पूरा का पूरा परखच्चा उड़ गया। किसका किसका? तो कम्युनिज्म का सबसे ज्यादा। इसलिए क्योंकि कम्युनिज्म को लगा था कि हमारा सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे इधर देखो, अच्छा जन आंदोलन 2 फिर से किसके बात पे हुआ? नेपाली कांग्रेस के बात पे कि राणा के बात पे? नेपाली कांग्रेस। और नेपाली कांग्रेस किससे प्रभावित थी? इंडिया से। तो ओवरऑल इनडायरेक्टली चाइना को क्या लगा कि इंडिया का प्रभाव यहां बहुत ज्यादा है, और फिर से जैसे जन आंदोलन 2 हुआ, चाइना का जो है हालत खराब, कुछ बुझा रहा है। और ये जन आंदोलन 2 इतिहास में सबसे बड़ा जन आंदोलन हो गया। और यहां पे याद रखिएगा, मैंने बार बार बोला फिर से, अगर जन आंदोलन होने वाला होता तो राणाज के बात पे भी हो जाता, कम्युनिस्ट के बात पे भी, लेकिन मैंने क्या बोला? इंसान का बैकग्राउंड। ये देखो फिर नेपाली कांग्रेस क्या लोअर बैकग्राउंड से गया है, और जब नेपाली अगर लोअर बैकग्राउंड से गया है, ध्यान से समझना, तो क्या इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि राणाज का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? नेपाली कांग्रेस का ज्यादा। इसलिए मैंने बोला इतिहास में जितना भी बड़ा आंदोलन हुआ है वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बाद वाले आदमी का ज्यादा प्रभाव हुआ है, ना कि बड़े आदमी का। इसीलिए कांग्रेस अगर जब जब जन आंदोलन करवाना चाहती है तो लोग उतना भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब जब ऐसी पार्टी जिसका कोई धरातल नहीं है, कोई बेस नहीं है, वहां पर लोग अपने आप सुनने आ जाते हैं। और ये मतलब क्या है? सेम इधर मोनार्की जब पहले अकेले थी तो कुछ नहीं हुआ, ध्यान से समझना। बट अब जैसे ही चाइना का सपोर्ट मिला, उसने नेपाली कांग्रेस को सस्पेंड कर दिया। सो किंग की एकदम रिजिड था कि अगेंस्ट जो है, चाहे जो भी हो जाए, कांग्रेस जो है नहीं आना चाहिए, इधर ध्यान समझना। लेकिन 2005 तक इंटरनेशनली सारे कंट्री का नजर था कि चाइना क्या गेम खेल रहा है, क्योंकि हरामखोर चाइना ही पूरा का पूरा इधर जो है तहस नहस किया हुआ। इसीलिए इधर सो लोगों ने किंग को बोला कि मोनार्की, सॉरी डेमोक्रेसी को जो है वापस लाना पड़ेगा, डेमोक्रेसी वापस लाइए, नहीं तो सर मामला नहीं होगा। और इसीलिए लोगों ने खुद बोला राजा जी को कि आप हेल्प करिए नेपाली कांग्रेस को सरकार बनाने में। एंड देन नेपाली कांग्रेस एंड इधर कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट हैव टू शेयर पावर, बट नो कांग्रेस गेट इनसिक्योर। इधर ध्यान समझना, कहने का लॉजिक है, कम्युनिस्ट ने बोला कि हम 9 महीने रहे हैं, और कांग्रेस को यह समझ में आ गया था कि अब पावर में कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? नेपाली कांग्रेस। तो सर कम्युनिस्ट ने बोला कि आपको पावर हमसे शेयर करना पड़ेगा। तो नेपाली कांग्रेस बोला, मतलब कौन खुशी में? कुछ दोस्त लोग नहीं होते हैं, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो बोलेंगे कि हमने मिठाई किया हो, तो उनको बोलिएगा 2 मिनट कि जब किताब की जरूरत रहे तो हरामखोर किताब ना दिले, मिठाई का दे रहे। समझ में आ रहा है? ज्यादातर लोग खुशी हो जाते हैं, और खुशी में उनको एक्चुअली एहसास नहीं होता, लेकिन बहुत छोटा चीज है। जब पढ़ने का जरूरत होता है ना, जिस समय मेरे को किताब की जरूरत, उस समय किसी ने मदद नहीं किया। मेरे पास कपड़े थे कि नहीं, मेरे पास खाना थी कि नहीं, कि हरामखोर पूछने नहीं आया था। लेकिन रिजल्ट आने के बाद कि पार्टी करो, ये करो, उनको प्यार से बोल देना कि भाई पार्टी तो हो गया, वो मेरा, अब तुम्हारा पार्टी का तुम जानो। इसलिए क्योंकि सर सच बात है कि स्ट्रगल के दिनों में आपको जो मदद करे ना, उसको याद रखिए। स्ट्रगल के दिनों में आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी अपना पैसा बचाकर आपके लिए रखते हैं, ताकि आप फॉर्म भर सके, ताकि आप कुछ किताब ले सके। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, समझ में आ रहे हैं? और ये जो आप 12 बजे 12th फेल मूवी आया और मनोज कुमार शर्मा की बात करते हैं, तो उसका दोस्त सोचो जो आपके घर से, उसका जो पर्सनल दोस्त, और इनफैक्ट उससे मांगता था कि 8 या 10 रुपया है तो हमको दे दो, टाइप के दोस्त को आप कैसे छोड़ना चाहेंगे? जो अपना पूरा का पूरा मतलब सुखी खत्म कर दिया और वो आपको दे रहा है। तो ऐसे लोग बड़े कम होते हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। और बाकी सब तो बस लूटने हंसोतने वाले हैं कि आज मीट बन जाएगा, आज पार्टी हो जाएगा। और जब जनरल कंपटीशन वाला सब नहीं देखते हैं, जितना गोड़ा रहेगा लॉजवा में, एक दिन पार्टी बनाएगा सबकी, आज मीट बनी का सब गोड़ा अपन अपन मिलाएगा। अच्छा सब गोड़ा ताके वाले को ज्यादा ना खा ले, अब उसमें भी आप देखिएगा अलग अलग लेवल पर उसमें कांड रहेगा। उसीलिए सब अपना काम छोड़ के कस्बा के आसपास घूम रहा है कि भाई कुछ कांड ना हो जाए। ये आपका क्या है? मेंटालिटी है। क्या मैं गलत बता रहा हूं? ये जैसी होगा, अबे गलत बोला हो गया सर, आप देखिएगा तो उसके मन में इनसिक्योरिटी हो गया
उसको कहीं जाना भी होगा नहीं जाएगा, वो आज ना लाइब्रेरी जाएगा, वो आज ना पढ़ने जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तसला के आसपास घूमता रहेगा। और ये जो है, मैंने क्या बोला, मानसिकता से प्रॉब्लम है, मुझे किसी जनरल कॉम्पिटिशन से प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम से प्रॉब्लम नहीं है, मानसिकता का है। और ये मानसिकता आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आपका नियत साफ है, अरे आपने जब कोलैबोरेट किया, दिया, चल जाओ। इसलिए बड़े लोग जब पिकनिक मनाने जाते हैं, बड़े लोग मतलब क्या है, जिसका थॉट प्रोसेस बड़ा है, प्रोग्रेसिव है, उनको इस बात का झंझटे नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो दिए अपने काम में मस्त है। इसीलिए बीएमडब्ल्यू रखने वाला आदमी कभी भी प्रचार नहीं देखता है, टीवी नहीं देखता है। तो बीएमडब्ल्यू के आदमी को पता है, मर्सिडीज के आदमी को पता है, उसके कंपनी को पता है कि ऐसे लोग टीवी पे कभी प्रचार देखते ही नहीं है, तो कभी भी प्रचार मर्सिडीज वगैरह का आएगा नहीं टीवी पे, कभी भी नहीं आएगा। वहां पे प्रचार किसी का आएगा, क्रेटा, बोलेरो, यही सब आएगा प्रचार, महिंद्रा, ये जो लोग, वही लोग पता है कि ये लोग देखेंगे टीवी, तो उनके लिए होता है। आज तक कभी रेंज रोवर का प्रचार तो टीवी पे नहीं आता, कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि जो रेंज रोवर रखेगा उसके पास टीवी देखने के लिए टाइम कहां रहेगा, और वो अपने में व्यस्त रहेगा। तो सेम वही चीज होता है कि जनरल कॉम्पिटिशन का मानसिकता से क्यों डिफरेंस होता है, क्योंकि ये लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, इनको कुछ भरोसा ही नहीं है, ना अपने आप पे भरोसा है ना दूसरे पे भरोसा है। इसलिए बोला ध्यान से, जनरल कॉम्पिटिशन के लड़कों के साथ कभी दोस्ती मत करिए, चाहे जो हो जाए, उसका थॉट प्रोसेस आपको बर्बाद कर देगा। मैं पहले बता देता हूं, वो बार बार ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको डिमोरलाइज कर देगा। उसको इस बात का दुख है कि आप आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, उसको इस बात का खुशी नहीं है, वो दुखी है। जैसे आप जाइएगा तो बोलेगा आगे रहो नवाब साहब, वो बार बार बोलेगा, क्योंकि वो दिखाना चाहेगा कि आप हमारे बराबर आ जाओ, हमसे आगे निकलने की कोशिश मत करो। इसीलिए आईएएस जो है मोतिहारी में बनना, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं। और अगर अपनी औकात को सुरक्षित रख लिया, आईएएस बन गए, और दोस्तों के बात में आ गए कि तुमसे नहीं होगा, तो फिर बर्बाद हो जाइएगा आप। कुछ बुझा रहे हैं यहां तक? तो सर अपने आप को बचा लीजिए। इधर फाइनली अगर ओवरऑल देखेंगे तो क्या हुआ, नेपाली कांग्रेस ने पावर शेयर किसके साथ किया, कम्युनिस्ट के साथ नहीं किया। बोला कि भाई काय करेंगे, काय पार्टी देंगे तुमको, भाई हम लड़े, हम हारे, हम जीते, और हम तुमको साथ काय शेयर करें। इसीलिए दो चीज हुआ, ध्यान से देखना, एक पीस एकॉर्ड साइन हुआ, और ये 2006 में हुआ। कब हुआ? 2006 में। और 2006 में जब एकॉर्ड साइन हुआ शांति वाला, तो दो बात बोला गया। पहला कि 2007 तक एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन इंटरिम होगा, ध्यान से समझना। और ये इंडिया ने सलाह दिया था किसको, नेपाली कांग्रेस को। वो बोला कि तुमसे अब तभी मिल पाएंगे जब तुम अपने देश का एक संविधान बनाओगे। और क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आता है, और आपको संविधान नेपाल के और इंडिया के संविधान में दोनों का अंतर बताना पड़ता है, ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट बोला गया कि 2010 तक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। 2010 तक क्या बनाना है? फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन। किसको, नेपाल को कि इंडिया को? इधर देखो, 1990 जन आंदोलन 1, 2005 जन आंदोलन 2, दोनों ही आंदोलन नेपाली कांग्रेस के वजह से हुआ कि राणा की वजह से हुआ? नेपाली कांग्रेस की वजह से। अब बस आज एक पेज और, इसके बाद आज यहीं तक क्लास रखेंगे। सुन पा रहे हो ध्यान से? तो थोड़ा सा आगे देखते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं। इधर देखो, 2005 में जन आंदोलन 2, ये सब कुछ हो गया इधर। और इधर 2006 में पीस एकॉर्ड साइन हुआ। 2007 तक बोला गया इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल मीनिंग है कि फिलहाल एक ऐसा बना दीजिए ताकि लोगों को लगे कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर 2010 तक एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दीजिएगा। सुन पा रहे हैं? नीचे इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल थे, इसको समझ लेना। पहला आर्टिकल 63 क्लॉज 3, ध्यान से। इसका मतलब था कि किसी भी एरिया का पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पे सीट दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां से एक नया मोड़ आने वाला है मधेसी का, और ये मधेसी का लड़ाई फिर शुरू होगा, इसलिए मैं यहीं तक रखूंगा, ध्यान से समझ लेना। इधर देखो, किसी भी एरिया का पॉपुलेशन के हिसाब से, मैंने बोला इधर कि आपके एरिया में 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग के हिसाब से 10 गो सीट मिलेगा। और जिस एरिया में 2000 है, उस एरिया में भी क्या 10 ही सीट मिलेगा? नहीं, कितना मिलना चाहिए? 20। तो तभी तो बोलेंगे ना कि बराबर रिप्रेजेंटेशन हुआ। दूसरा, अगर कोई भी एरिया है उससे फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन के हिसाब से उतना सीट उनको दिया जाएगा। आगे आना, आर्टिकल 21 इसी के तहत था, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना है तो सबसे पहला फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिख कर रखना है, और दूसरा जो लोग भी, चाहे किसी ग्रुप के हो चाहे किसी सोसाइटी को, उससे फर्क नहीं पड़ता, हर ग्रुप के लोग का पॉपुलेशन के हिसाब से सीट आपको देना है। कुछ बुझा रहा है? चाहे वो पहाड़ी एरिया का हो, चाहे वो तराइन एरिया को। तराइन मतलब क्या होता है? नीचे प्लेन एरिया, ध्यान से समझना। इधर बोथ पार्टीज अनेबल टू डिसाइड कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा या जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन चाहता है? नेपाली कांग्रेस। और चाइना क्या चाहेगा? प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो लड़ाई यहां बताना
कम्युनिस्ट के बीच में चल रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है? इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, और सारा आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रहा है। फाइनली इंडिया ही जीतेगा, और फाइनली जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेपाल में आएगा। ध्यान से समझना। और जैसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगा, उसमें एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वो क्या है देख लो प्लीज। साउथ ऑफ नेपाल रीजन में, यानी कि नेपाल एक ऊपर वाला एरिया और एक नीचे वाला एरिया, तो नेपाल का इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। ये देखो, ये दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है। नेपाल का जो ऊपर वाला एरिया वो पहाड़ी एरिया है, काफी सुन पा रहे ध्यान से। लेकिन जो नीचे का एरिया जहां से हम एंट्री लेते हैं और सारा कुछ, ये जो है मधेसी लोग रहते हैं साउथ नेपाल में। कौन से लोग? मधेसी। तो तराइन क्षेत्र में मधेसी रहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में? तराइन क्षेत्र में। तो ये हो गए मधेसी, और इधर ऊपर हो गए पहाड़ी, और दोनों का जनसंख्या लगभग लगभग बराबर है। लेकिन प्लेन एरियाज में ज्यादातर लोग इंडिया के हैं। लेकिन याद रखना, ये फिर वही कांड अंग्रेज जो किया था श्रीलंका में, वही कांड नेपाल में भी किया है। जो नेपाल में इंडिया के बहुत सारे लोगों को लेके गया और उनको रखा पहाड़ी क्षेत्र में नहीं, प्लेन एरियाज में, पूरा का पूरा कट ऑफ कर दिया पहाड़ी के लैंग्वेज से। सुन पा रहे हैं? और ये लोग इस तरीके से थोड़े अलग, और बाकी कुछ लोग नेपाल चले गए काम करने के लिए, क्योंकि सर आसान था जाना, और प्लेन एरिया में यहाँ पे लोग रह भी सकते थे। इधर देखो, अब बिहार का लोग जो प्लेन एरिया में रहा है, वो पहाड़ी एरिया में जाना पसंद नहीं करेगा रहना, कुछ देर तक रहेगा। इधर ध्यान से देखो, तो मधेसी लोग साउथ नेपाल में थे, और नॉर्थ नेपाल में कौन से लोग थे? बोल पहाड़ीज। अब सर फिर से दिख रहा है कि नेपाल में दो गुट क्रिएट हो गया है। और मैंने बोला अंग्रेज हरामखोर हर जगह यही काम किया है, हर जगह। ट्रूथ है, फैक्ट है, जितना कह लो फैक्ट है, सब कह लो। और जैसी कांड हुआ, साउथ नेपाल में मधेसी को कोई सीट ही नहीं दिया गया। और इस बात पे नेपाली कांग्रेस ने हंगामा खड़ा किया कि जब ऑलरेडी आर्टिकल में बोला गया है कि बराबर जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीट मिलेगा, तो इनको भी बराबर मिलेगा। लेकिन कम्युनिस्ट भी इस पे राजी नहीं हुआ, क्योंकि चाइना के फिराक में एक ही चीज था, विद्रोह करवा के किसी तरीके से नेपाली कांग्रेस को बर्बाद करना है। क्योंकि नेपाली कांग्रेस किससे प्रभावित था? इंडिया से। तो नहीं चाहता था कि जो है नेपाली कांग्रेस का पूरा वर्चस्व है। कुछ बुझा रहा है इधर? 2015 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया। कब? 2015 में। और इंडिया में भी 2014 में सरकार चेंज हो गया था। कुछ बुझा रहा है? 2016 में नोटबंदी भी हुआ था। आज रात 8 बजे, भाई और बहनों, आज रात 8 बजे से जैसी जब बोलते जा रात 8 बजे सब कहती भाई दादा कुछ और न बंद हो जाए, ध्यान से समझना। इस बार बोले आज से पानी बंद। इसीलिए रात 8 बजे जब भी बड़ा पॉपुलर डायलॉग था। इधर देखिए, इंडिया ने यूएसए से प्रेशर डलवाया था नेपाल पर कि चाइना देखिए क्या कर रहा है। तो यूएसए अपना उधर से यूएसए फ्री रहता है, वो आया, उसके बाद कस के जो है चाइना को दबाव डाला, चाइना निकल गया। देन उसमें दो चीजें चेंज हुआ। पहला, आर्टिकल 21 जो बनाया गया था वहां, उसको चेंज कर आर्टिकल 42 कर दिया गया, जहां बोला गया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है नहीं दिया जाएगा। ध्यान से समझना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा, जबकि पहले क्या बोला था? दिया जाएगा। मतलब जितना पॉपुलेशन उसके हिसाब से सीट दिया जाएगा। लेकिन अब दिया जाएगा क्या? नहीं। इधर नीचे आर्टिकल 63 क्लॉज 3 ये चेंज हो गया। नहीं दिख रहा है ना? कोई बात नहीं, हमको देख लो, समझ में आ जाएगा। तो आर्टिकल 63 लिख लो, अगर है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। आर्टिकल 62 काम हो, आर्टिकल 63 चेंज हो गया। और चेंज हो गया, इसमें फिर बोला गया कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से मामला था पहले, वो अब नहीं रहेगा। यानी कि ओवरऑल हम क्या बात कर रहे हैं कि जो बात पहले वादा किया गया तो हुआ क्या? नहीं हुआ। यानी कि अब सर कोई और विरोध नहीं करेगा, एक आदमी विरोध करेगा, और वो है कौन? नेपाली कांग्रेस। यहां तक क्लियर है? तो नेपाली कांग्रेस जैसी विरोध करेगा, ऊपर से चाइना का प्रेशर बढ़ेगा, और फाइनली कंक्लूजन ये निकलेगा कि दो आदमी के बीच में एक नया सिविल वार क्रिएट हो जाएगा, दो ग्रुप के बीच में, जिसमें पहला ग्रुप है पहाड़ी और दूसरा कौन सा है? मधेसी। और ये आपको फिर से दिखने का मिलेगा कि अंग्रेज यहां भी सक्सेसफुल हो गए हैं। जो करना चाहते थे जाने से पहले वो हर जगह करके गए हैं। और यहां मधेसी और उसके बीच में लड़ाई शुरू होगी, और लड़ाई शुरू होने के बाद फिर लड़ाई ठीक ठाक लेवल पे चलेगा, जो कि लास्ट तक आते आते शांत होगा। अभी का फेज क्या चल रहा है? अभी का फेज ये चल रहा है कि राजा जी फिर से क्या बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म करिए, राजा का शासन वापस लाइए। ये राजा जी बोल रहे हैं, और लोग इसीलिए फिर सड़कों पे उतरने लगे हैं। और मैंने बोला कि जब आंदोलन होता है तो नेक्स्ट लेवल पे होता है, लेकिन अभी मैंने बोला कि अगर फिर से नेपाली कांग्रेस सत्ता में आती है, अब दो आदमी हैं, अभी मैंने बोला था ना नेपाल में
प्रचंड नाम है, प्रचंड नाम जानते हैं ना, समझ में आ रहा है उनका, तो पुष्प दहल प्रचंड, नाम ही प्रचंड है। अब सर ऐसे आदमी टाइप नेपाल में अगर हो तो किसी प्रचंड का जरूरत क्या है, समझ में आ रहा है। अब चूंकि आपस में ये दोनों लोग में सामंजस्य बैठ नहीं रहा है, और मैंने क्या बोला, ये दोनों लोग भी अब आपस में लूटपाट कर रहे हैं, काम डेवलपमेंट कम हो रहा है, कोई चाइना की तरफ का कोई, इसलिए लोगों ने बोला कि भाई इससे बढ़िया क्या ले आओ, राजा का ही शासन लाओ, ये हरामखोर आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। और ये चीज पहली बार देखने को मिल रहा है कि लोग डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अभी बात कितना आगे जाएगा कितना पीछे जाएगा देखने को मिलेगा अभी आपको, और देखने को लगभग आपको जनवरी से फरवरी में क्लियर हो जाएगा। आंदोलन अगर बहुत तेज हुआ तो समझ आना, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट रुक जाओ, जो हम पढ़ाए हैं एक बात बता देते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखिएगा, हमसे ज्यादा ओपन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने ट्रांसजेंडर को भी राइट दिया उस समय, ध्यान से समझना। मतलब अगर 2015 में 16 में लोग और बना रहे हैं तो ट्रांसजेंडर को ये लोग अधिकार अपने संविधान में दिए, जबकि हमारे संविधान में ट्रांसजेंडर को उस समय तक भी जेंडर का थर्ड हमको राइट नहीं दिया गया था। कुछ बुझा रहा है। दूसरा, ये लोग यहां तक कि सभी उन थर्ड जेंडर के अलावा उन सारे जेंडर को एक्सेप्ट भी किए। तो लॉजिक ये है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में बोले तो डिफरेंस तो है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना ज्यादातर लोग थे। इधर देखो, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, इलेक्शन होने के बाद कि इलेक्शन होने से पहले? इलेक्शन होने के बाद 2-3 बार इलेक्शन हो गया ना, 51 में भी जीता, उसके बाद फिर 59 में भी, उसके बाद आगे भी, तो इलेक्शन तो हो चुका है। लेकिन हम जब संविधान अपना बना रहे थे तो क्या हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ था? मतलब इंडिपेंडेंट में तो इलेक्शन कभी नहीं हुआ था। तो हमारा जो बनाया लोग उसमें B.R. अम्बेडकर टाइप आदमी बनाया, जिनको इलेक्शन का कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं था, और उस समय के जितने सारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टाइप लोग थे, हमने जो बनाया वो नॉलेजेबल लोगों ने बनाया। लेकिन नेपाल में जो लोगों ने बनाया वो लोग राजनीतिक लोग बनाया, इसलिए दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट होगा। और सबसे पहला डिफरेंस, उनका कुछ फील्ड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव माइंडसेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। कुछ बुझा रहा है, बाकी इसका कल देखेंगे। तो जो हम पढ़ाए हैं 2 मिनट रिपीट कर देते हैं, क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? तो फिर से रेडी हो, 2 मिनट अगर रेडी होगा तभी बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। तो रेडी हो, जो समझ ऐसे नो। तो सर आराम से रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि जो 1 घंटा 2 घंटा जो पढ़े हो उसका 2 मिनट में पूरा का पूरा विस्तार से बता देते हैं। पहला, इंडिया नेपाल का रिलेशन में एक आदमी का नाम है क्या? साक्य क्लान। याद रहेगा, जो साक्य क्लान हिंदुइस्ट थे कि बुद्धिज्म थे? बुद्धिज्म। साक्य क्लान के बाद दूसरा बात आते हैं, तो मैंने बोला कि इंडिया नेपाल में सबसे बड़ा एक जो कॉन्फ्लिक्ट, जो सबसे बड़ा एक शुरुआत हुआ वो था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उससे प्रभावित होकर नेपाल के लोगों ने कौन सा कांग्रेस बनाया? नेपाली कांग्रेस। क्लियर है यहां तक? बीच में उसके जो भी और सारे कांड है वो आपको दिमाग में रख लेना है। उसके बाद एंग्लो वार हुआ, और एंग्लो वार में मैंने आपको बोला कि गोरिल्ला ने इधर, मतलब गोरखा नेपाली ने बहुत मार मारा, जिससे अंग्रेज लोग काफी प्रभावित हुए और उनको अपनी सेना के लिए रख लिए। सुन पा रहे ध्यान से? तो सर अंग्रेज लोगों ने रानाज के साथ मिले थे कि नेपाली कांग्रेस के साथ? रानाज के साथ। और उसमें एक नाम था जंग बहादुर, क्या? जंग बहादुर कुंवर। और उसके बाद जंग बहादुर कुंवर के बाद आगे हमारा मामला बढ़ा। तो मामला बढ़ा तो 2 चीज हुआ, जब प्रभावित हुआ लोग तो नेपाली कांग्रेस बनाया। नेपाली कांग्रेस 1951 में जीत गई कि हार गई? जीती। और बहुमत से जीती कि अल्प बहुमत से? बहुमत से। और जीतने के बाद सबसे ज्यादा बेकार किसको लगा? राजा जी को। राजा जी को बेकार लगा, राजा जी वापस से उस पर ताल ठोक के फिर उसका सरकार कन्वर्ट कर दी 1959 में। कुछ समझ में आ रहा है? उसके बाद बोले कि पार्टीलेस पंचायत सिस्टम रहेगा, जिसका उम्मीदवार को कौन चुनेगा? राजा जी चुनेंगे। समझ में आ रहा है? और राजा जी चुन के और करप्शन बढ़ गया कि घट गया? और बढ़ गया। उसके बाद फिर वापस से इलेक्शन हुआ, और फिर उसके बाद जीती कौन? कौन जीती? नेपाली कांग्रेस। 89 तक आते तो फिर नेपाली कांग्रेस जीती। लेकिन नेपाली कांग्रेस ने बार सोचा हम भी गंगा में हाथ जो है धो लेते हैं, उसने भी करप्शन किया, लेकिन फिर ज्यादा दिन तक रहा नहीं। इसके बाद मौका मिल गया किसको? कम्युनिस्ट को। कम्युनिस्ट आया, कम्युनिस्ट जीत गया, लेकिन भी ज्यादा दिन तक नहीं रहा। फिर उसके बाद राजा जी और कम्युनिस्ट आपस में मिल के साठगांठ करने लगे, लेकिन वापस से फिर जन आंदोलन हुआ, और जन आंदोलन होकर 1990 में नेपाली कांग्रेस फिर से वापस सरकार में आ गई। क्लियर है यहां तक? और नेपाली कांग्रेस सरकार में आने के बाद फिर से 2 चीजें हुई, क्योंकि अब चाइना को बुरा लग रहा था, क्योंकि इंडिया से प्रभावित सारा कुछ चल रहा था। तो उसमें बोला गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, 2010 तक फाइनल बनाकर काम यहां से करिए और खत्म करिए। सुन पा रहे हैं यहां तक? और फाइनली उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि इंडिया का कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली जीत हुआ है कि हार हुआ है? जीत हुआ है, क्योंकि नेपाली कांग्रेस वापस सरकार में आती है, वापस से सारा काम करती है। उसके बाद एक नया मुद्दा पनपता दिखेगा, मधेसी का और किसका? पहाड़ी का। अब आप खुद मुझे बताओ कि नेपाली कांग्रेस ने अगर इस बात का विरोध किया तो क्या गलत किया या सही किया? सही किया, क्योंकि सर उसका कहना सिंपल था कि अगर आपके एरिया में 20 लोग हैं, उसके लिए 1 सीट अगर दे रहे हैं तो 1000 के लिए भी आप उस हिसाब से दीजिए, है ना?
सिंपल सी बात है। तो ये नेपाली कांग्रेस का आपको दिखेगा कि एक सही पॉइंट पे लड़ रहा है, सही पॉइंट पे काम हो रहा है। क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का मामला कल बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो जोर से बोलो, मजा आया नहीं यार? नहीं भी आया तब भी हाँ बोलना है जोर से, यस और नो। तो बाकी ख्याल रखिए, और दूसरा जो है जितना दिया हूं उसको रिवाइज कर फिर वापस कल कंटिन्यू करेंगे।